तो गाइस हम लोगों ने अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था जो स्टार लाइट लॉर्ड था वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि स्टार लाइट लॉर्ड की जो 70% पावर थी लू फैंग का स्पेस टाइम एक्सेलरेशन चैम्बर के अंदर लगी हुई थी ताकि वो जल्दी से जल्दी लू फैंग का ब्रेक थ्रू करा सके। अब आगे शांत रूम के अंदर हम लोग को लू फैंग देखने के लिए मिलता है। ये फाइनल स्टेप के लिए तैयार था, पूरी तरीके से अपना फाइनल स्टेप देने वाला था प्रीमोडियल लेवल के डाव को बनाने के लिए। लू फैंग ने डैन पिल्स, फ्रूट्स और वाइन को कंज्यूम कर लिया था कि वो अपनी सोल की वाइटलिटी को पूरी तरीके से बूस्ट कर सके। लू फैंग के दिमाग के अंदर ऑलरेडी एक प्रोटोटाइप फॉर्म हो चुका था लाइफ एंड डेथ डाउ का। बस एक सीक्रेट पैटर्न मैप बनाना था अभी अपने दिमाग के अंदर। लू फैंग के दिमाग के अंदर ऑलरेडी काफी सारे लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन के जो ग्रैंड फ्रेमवर्क्स थे वो रिवॉल्व कर रहे थे। काफी सारे सिंबल्स, काफी सारे पैटर्न्स को बार बार जोड़ रहा था और हटा रहा था। लू फैंग के फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर वो एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करता है के अंदर लगभग 150 बिलियन टाइम्स ग्रेटर एनर्जी थी। इसके जो एनर्जी रिजर्व थे वो काफी ज्यादा थे ओरिजिनल बॉडी से। इसकी जो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी थी वो बस ब्लड सी को स्टेबलाइज कर पा रही थी। जो लू फैंग का ह्यूमन फॉर्म है को मेंटेन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लू फैंग सेकंड क्रिएशन करता है, लू फैंग को 15 एरा से भी ज्यादा टाइम लग जाता है। लू फैंग का सेकंड सीक्रेट पैटर्न भी पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका था। इसके अंदर पूरी तरीके से एक परफेक्ट कंट्रोल था। एनर्जी रिजर्व लगभग 19.1 बिलियन टाइम्स था। पावर, स्पिरिचुअल थॉट्स सब कुछ काफी ज्यादा इनहेंस हो चुका था। इसकी पूरी की पूरी जो बॉडी थी उसके ऊपर ब्लड रेड स्केल का आर्मर था जो कि आराम से किसी भी वेपन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता था। लेकिन अचानक से लू फैंग को कुछ याद आता है, अल्टॉट की जो बॉडी ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये हाई लेवल प्रीमोडियल लाइफ को भी टक्कर दे देगी। लू फैंग अपने बॉडी के अंदर बस 3 ही ओरिजिन्स को फॉर्म कर पा रहा था क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही बता दिया था कि लू फैंग को अपने बॉडी के अंदर बिलियंस ऑफ ओरिजिन बनाने हैं कि लू फैंग पूरी तरीके से अमर बन जाए। यानी कि अगर उसके 2, 4, 5 लाइफ कोर शेडर्स भी हो जाए तो उससे भी उसको घंटा कोई फर्क ना पड़े कि उसके बॉडी के अंदर अनकाउंटेबल लाइफ कोर्स है। लू फैंग अपना थर्ड अटैम्प्ट देता है फाइनली एक लंबे टाइम के बाद। फैंग का ये जो क्लोन था इसके लगभग 30 बिलियन टाइम्स एनर्जी रिजर्व की जरूरत थी। लू फैंग के जो अंदर का हर एक ओरिजिन है वो लगभग 100 बिलियन टाइम्स एनर्जी को स्टोर कर पा रहा था अपने रियल कैपेसिटी के कंपैरिजन के अंदर। लू फैंग की जो स्पिरिचुअल विल थी वो भी ऑलरेडी वर्ल्ड लेवल प्रीमोडियल स्टेटस के ऊपर पहुंच चुकी थी। फैंग की जो फिजिकल बॉडी थी वो हेवीली इन्फ्यूज थी ब्लड कलर स्केल्स के थ्रू, के कारण वो पूरी तरीके से इंडेस्ट्रक्टेबल लग रही थी। अभी भी लू फैंग को कुछ गलत लग रहा था। इस बॉडी के अंदर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव प्रेजेंस था। जो लू फैंग का ट्रू फाउंडेशन था वो लाइफ था। लू फैंग बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं बनना चाहता था बल्कि लू फैंग पूरी तरीके से अमरता का वरदान प्राप्त करना चाहता था। लेकिन लू फैंग अटैक से ज्यादा डिफेंस के ऊपर ज्यादा फोकस करता था क्योंकि जब वो खुद की जान बचा पाएगा तभी वो सामने वाले की जान ले पाएगा। लू फैंग को रियलाइज होता है कि अभी तक वो गलत पाथ के ऊपर चल रहा था। फैंग का जो फाउंडेशन डाव है वो अभी तक बैलेंस नहीं है। शिफ्ट होता है हम लोगों को लॉर्ड्स का बैटल देखने के लिए मिलता है कल्टीवेटर कैंप के अंदर। जो 7 लॉर्ड्स थे वो रिसेंट बैटल के बारे में, रिसेंट क्लैश के बारे में आपस में डिस्कस कर रहे थे। सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को इन्फीरियंस फायर एंसेस्टर देखने के लिए मिलता है जो इनेट प्रीमोडियल लाइफ कैंप से थे। पूरे बॉडी के अंदर से हम लोगों को काफी सारी फ्लेम्स निकलते हुए देखने के लिए मिल सकती थी। एंसेस्टर है, इसने लॉर्ड वुलान की मदद की थी, बाकी के एंसेस्टर्स का मदद किया था जिसकी वजह से वो बाकी के 3 लॉर्ड्स को घायल कर पाए। कल्टीवेटर कैंप के 3 लॉर्ड्स जैसे कि जिन, मिंग हुआ और मोमैन, लोगों को समझ आ रहा था कि जो लॉर्ड्स है इन लोगों को डिले करने की कोशिश कर रहा है। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। हम लोगों को कल्टीवेटर कैंप का सीन देखने के लिए मिलता है। फिर जो हमारे लॉर्ड नाइगू थे डिले स्ट्रेटेजी को लेके थोड़े बहुत कंसर्न थे कि अगर ये जो स्ट्रेटेजी ये फेल होती है काफी सारे सोर्स वर्ल्ड पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। एक तरीके से जो कल्टीवेटर कैंप है वो हार जाएगा। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, जब मैं एंसेस्टर बोलता हूँ तो ऐसे समझ लो कि मैं एनिमीज की बात कर रहा हूँ। जब मैं लॉर्ड बोलता हूँ तो मैं अपने कल्टीवेटर कैंप्स की बात कर रहा हूँ। जो लॉर्ड नाइगू होता है वो स्टारलाइट लॉर्ड से कहता है थोड़ी सी और पावर का इस्तेमाल करना चाहिए कि वो उन वर्ल्ड लेवल प्रीमोडियल्स को सप्रेस कर सके। वही हम लोग को स्टारलाइट लॉर्ड देखने के लिए मिलता है जो कि ऑलरेडी पूरी तरीके से रिस्टोर हो चुका था। उसका जो मेन बैटल अवतार था वो 90% स्ट्रेंथ के आसपास रिस्टोर था। एक्चुअली यहाँ पे हो ये रहा था कि जो नाइगू था उसे स्टारलाइट लॉर्ड के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी जो उसने भविष्यवाणी की है कि फ्यूचर के अंदर जो लू फैंग है वो ब्रेक थ्रू करने वाला है, सच होगी करके। इसलिए वो चाहता था कि जो स्टारलाइट लॉर्ड है वो फिलहाल वॉर के ऊपर फोकस करे। नाइगू को छोड़ के बाकी के जितने भी लॉर्ड्स हैं उनको पूरी तरीके से भरोसा था स्टारलाइट के ऊपर। स्टारलाइट मामा ने बोला है कि लू फैंग ब्रेक थ्रू करेगा तो लू फैंग ब्रेक थ्रू करेगा। उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं थी कि स्टारलाइट लॉर्ड ने अपनी लगभग 70% एनर्जी रिजर्व को लू फैंग को प्रोवाइड करके रखा है तो स्पेस टाइम एक्सेलरेशन को बढ़ाने के लिए। सडनली इनका जो डिस्कशन होता है वो लू फैंग की तरफ शिफ्ट हो जाता है। स्टारलाइट लॉर्ड होता है वो कहता है कि जो लू फैंग है वो ऑलरेडी नियर डाउ के ऊपर पहुंच चुका है, प्रीमोडियल लाइफ एंड डेथ पावर्स, सुप्रीम पावर्स को इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहा है। बाकी के लॉर्ड ये सब सुनते तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उनको इस लेवल के ऊपर पहुंचने के लिए 100 ऑफ बिलियंस ऑफ एरा लगा था। लू फैंग को जस्ट 1.5 बिलियन एराज हुआ है उसके ट्रू कल्टीवेशन टाइम के अकॉर्डिंग। और अगर टाइम एक्सेलरेशन की बात की जाए तो उसे ऑलरेडी 100 एराज हो चुके हैं। लोगों को भरोसा हो रहा था कि फाइनली एक न्यू लॉर्ड बर्थ लेने वाला है। लू फैंग सही में लॉर्ड बन गया। इनका पूरा जो कल्टीवेटर कैंप है उसको लगभग 30 से 50% तक हेल्प मिल सकती है। स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। तो इन लोगों का नॉर्मल है गाइस,
आपको पता है कि जब लू फेंग लॉर्ड बनेगा तो वो कितना ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इनमें से किसी की औकात नहीं रहेगी लू फेंग के सामने। ये लोग इसलिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि जो लू फेंग का डाव है वो पूरी तरीके से लाइफ के अंदर रूटेड है, काफी ज्यादा रेयर और वैल्यूएबल पाथ है। मिशन ट्रिप टू हम लोगों को टियान लैंग की देखने के लिए मिलता है। ये वही बंदा है जो कि लू फेंग को ग्रीट करने के लिए नहीं आया था। सारे के सारे प्रीमोडियल वर्ल्ड लेवल के जितने भी लोग थे लगभग 1.5 लाख के करीब वो लू फेंग से मिलने के लिए आए थे। बस ये बंदा गायब था। ये वही बंदा है। ऑलरेडी प्रीमोडियल ब्लड लाइन को रिफाइन कर लिया था एंड ये एक वर्ल्ड लेवल का प्रीमोडियल बन चुका था। के आसपास हम लोगों को काफी सारे लॉज रिवॉल्व करते हुए देखने के लिए मिल सकते थे। और इसने लू फेंग से पहले ब्रेक थ्रू कर लिया था। इसे अभी लग रहा था कि ये पूरे के पूरे डार्क वर्ल्ड ग्रुप के ऊपर अपनी लीडरशिप जमा लेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है जो सबसे पहले वर्ल्ड लेवल का प्रीमोडियल लाइफ फॉर्म बनेगा पूरे के पूरे वर्ल्ड ग्रुप का लॉर्ड बनेगा। लेकिन बाकी के जो लॉर्ड्स हैं उनको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता था इस बंदे से। कि सारे लॉर्ड्स जो थे उनका अटेंशन इस वक्त पूरी तरीके से लू फेंग के ऊपर था, क्योंकि एट द एंड सारी की सारी जितनी भी टेरिटरीज है वो लू फेंग की एब्सोल्यूट टेरिटरी बनने वाली है। इन ट्रिप टू हम लोग वापस से लू फेंग देखने के लिए मिलता है, क्योंकि काफी सारे अटैम्प्ट दे चुका था ऑलरेडी। लू फेंग 38 मिलियन अटैम्प्ट दे चुका था और लू फेंग को लगभग बिलियंस ऑफ एरास बीत चुके थे। 83% उसके जितने भी अटेम्प्ट थे सारे के सारे सुप्रीम पावर्स को टच कर रहे थे। हर बार जैसे ही वो सक्सेस को छूने वाला होता है वो छूते छूते रह भी जाता है। फाइनली जो लू फेंग था वो अभी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लग गया था, लेकिन लू फेंग रुकने के लिए तैयार नहीं था। पूरी तरीके से थक चुका था लेकिन वो रुकना नहीं चाहता था। लू फेंग ऑलरेडी जो कुछ भी हो सकता था सब कुछ कर चुका था, जैसे कि वो ऑलरेडी पूरी तरीके से अपना हाफ प्रीमोडियल लाइफ एंड डेथ डाउ को बिल्ड कर चुका था। वो अपनी ओरिजिन सिस्टम और फाउंडेशन को पूरी तरीके से अपग्रेड कर चुका था। उसका जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस सिस्टम था वो भी ऑलरेडी पूरी तरीके से कोर तक पहुंच चुका था। एंडलेस पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच सोच के ऑलरेडी लू फेंग अभी पूरी तरीके से अनसर्टन हो चुका था कि अभी उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। लू फेंग के साइड के अंदर हम लोगों को लगभग 15 अवतार्स देखने के लिए मिल सकते थे। इन 15 अवतार्स को बनाने के लिए लू फेंग ने बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ अटेम्प्ट्स दिए हैं। 15 के 15 अवतार्स के अंदर से काफी ज्यादा डिफरेंट ऑराज निकल रहे थे। सभी के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल ऑराज निकल रहे थे। एक वर्ल्ड लेवल प्रीमोडियल लाइफ फॉर्म की थ्रेशोल्ड को टच कर रहा था। इतने ज्यादा इंक्रेडिबल अचीवमेंट पाने के बाद भी जो लू फेंग था वो काफी ज्यादा ट्रैप फील कर रहा था। ऐसा फील हो रहा था वो काफी ज्यादा नजदीक है अपने ब्रेक थ्रू के। स्टिल उसके बाद भी वो अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा। फेंग के दिमाग के अंदर बस अभी एक चीज आ रही थी, वो अपने इन 15 अवतार्स को पूरी तरीके से तोड़ फोड़ के मरोड़ दे। कुल मिला के वो अपने इन 15 अवतार्स को टेस्ट करना चाहता था। उसके इस टेस्ट का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था कौन सा अवतार सबसे ज्यादा टिक पाएगा। इन अवतार्स के अंदर सबसे ज्यादा सर्वाइविंग एबिलिटी वाले अवतार को चूज करना चाहता था। जो लू फेंग का प्रीमोडियल लाइफ एंड डेथ डाव है वो एक तरीके से लाइफ एंड इंडोरेंस को दर्शाता है। लू फेंग को जो सर्वाइवल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लू फेंग के केव इंजन के अंदर हम लोगों को काफी ज्यादा फास्ट फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है। इसके थ्रू जो लू फेंग प्रीमोडियल बींग्स लेवल के अटैक कर रहा था काफी ज्यादा स्टिमुलेट हो जा रही थी। लू फेंग ने सामने की तरफ अपने जितने भी अवतार्स थे सारे अवतार्स को लगभग बस 1/10 साइज के ऊपर ही रखा हुआ था कि वो अपने सोल के ऊपर थोड़ा ज्यादा बर्डन दे सके। ये सारे के सारे जो टेस्ट है वो सही मायने में हो। भाई जो लैंड ऑफ ओरिजिन होता है उसकी पावर की मदद से लू फेंग काफी सारे अटैक करते हैं अपने अवतार के ऊपर। उसे काफी ज्यादा एक स्टेबल पावर मिल रही थी लैंड ऑफ ओरिजिन से। स्टार्टिंग के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो लू फेंग का ये जो अवतार है काफी सारे अटैक्स को सह लेता है, कि वो इजीली काफी सारी फ्लेम्स को रेजिस्ट कर लेता है। बर्फ एंड स्पिरिचुअल ब्लेड्स को भी कंट्रोल कर लेता है। धीरे धीरे करके जैसे जो अटैक्स थे वो और ज्यादा पावरफुल हो रहे थे। लू फेंग का जो अवतार था इसके ऊपर क्रैशेस पड़ना स्टार्ट हो चुके थे। ये बात हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो लू फेंग होता है वो अपने अवतार 2 के ऊपर अटैक करता है। ये जो अवतार 2 था इसकी काफी ज्यादा बड़ी बॉडी थी। गाइस इसका जो माइंड कॉन्शियसनेस सिस्टम था वो काफी ज्यादा बेकार था, के कारण हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इतनी ज्यादा बड़ी बॉडी होने के बाद भी इवन वर्ल्ड लेवल के अटैक्स को भी अपने ऊपर नहीं सह पाता, कि वो कुल मिला के अपने बॉडी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, कि फ्लैश एंड बोन्स काफी ज्यादा इजीली टूट जाता है। लू फेंग को ये सीखने के लिए मिला, उसने साइज के चक्कर में अपने ऊपर पूरे तरीके से कंट्रोल खो दिया। के बाद वो अवतार 9 के ऊपर अटैक करता है। लू फेंग ने ओरिजिन प्लस ब्लड स्केल से बनाया हुआ था। इसका आर्मर काफी ज्यादा टॉट था। इसका जो इनर स्ट्रक्चर था वो काफी ज्यादा वीक रह गया, के कारण इसका जो सर्वाइवल है वो काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो गया। अंदर लू फेंग ने 2 चीजें डालने की कोशिश की थी, ओरिजिन और ब्लड स्केल, क्योंकि लू फेंग 2 चीजों के ऊपर फोकस किया इसलिए उसका जो फोकस है वो बढ़ गया। दोनों ही चीजें कमजोर रह गई। डैन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जैसे जैसे लू फेंग अपनी पावर्स को बढ़ाते जा रहा था अपने अवतार्स के ऊपर अटैक करने के लिए, जैसे वैसे एट द एंड बस 3 ही अवतार्स बचता है। वर्ल्ड लेवल प्रीमोडियल मिड स्टेज लेवल के अटैक्स को अपने ऊपर सह पा रहे थे 7th 12th और 11th अवतार। 7th अवतार था वो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट बॉडी थी, बट वो एक तरीके का एक वेपन था। जो 12th अवतार था वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट बॉडी थी, उसके पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड कॉन्शियसनेस कंट्रोल था। जो 11th अवतार था वो एक मीडियम साइज का अवतार था, इसके अंदर कुछ अजीब तरीके का बैलेंस था। फाइनली ये 3 अवतार्स भी कोलैप्स हो जाता है। जो 11th अवतार होता है उसके साथ कुछ अलग ही होता है। 11th अवतार कोलैप्स होता है तभी भी उसके बाद भी उसके अंदर के जो 10,000 ओरिजिन्स होते हैं वो पूरी तरीके से इंटैक्ट रहते हैं। लू फेंग का जो 11th अवतार था उसका फ्लैश एंड बोन्स पूरी तरीके से तबाह हो चुके थे, लेकिन उसके बाद भी इसके अंदर के जो ओरिजिन्स थे वो
उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। लू फेंग को ये चीज काफी अजीब लगती है, जो ओरिजिन है वो सही में इतने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। प्रोटेक्ट करने के लिए लू फेंग को फ्लैश एंड बोन्स की जरूरत नहीं है। फेंग को समझ जाता है कि उसे क्या करना है। ओरिजिन को अपने कोर फाउंडेशन के तरफ पे रखना है, उसके अगल बगल में बाकी की चीज बनानी है। लू फेंग का हाफ डाउ था वो काफी ज्यादा यूजफुल था 6 मेजर सिस्टम्स के बारे में सीखने के लिए, लेकिन इसका लू फेंग के ये जो ओरिजिन अवतार का स्ट्रक्चर है इसके साथ कोई भी लेना देना नहीं था। ये हर डाउ का एक कोर होना चाहिए। इस वक्त जो ओरिजिन है वही लू फेंग का कोर है। लू फेंग ने सारे के सारे 15 अवतार से कुछ न कुछ सीखा था। लू फेंग के फेलियर्स के थ्रू उसे इनकरेक्ट रूट्स के बारे में पता चला। सक्सेस के थ्रू उसे पता चला कि उसे और कौन सी चीज को और ज्यादा पावरफुल करना है। वापिस से जो लू फेंग होता है वो वापिस से कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि एक नया अवतार बनाना। एंड इस बार लू फेंग ने इस अवतार का जो फाउंडेशन था वो ओरिजिन सिस्टम को बनाया था। फेंग को फील हो रहा था कि अभी वो पूरी तरीके से तैयार है एक ट्रू परफेक्टेड प्रिमोडियल लाइफ एंड डेड डाउ क्रिएट करने के लिए। मैं आप लोगों को याद होगा कि लू फेंग ने ये जो ओरिजिन एज अ कोर वाला आइडिया ये कहाँ से लिया। लू फेंग ने उन एंसेस्टर लाइफ कोर्स से लिया था, यानी कि इनेड लाइफ फॉर्म से। उनके बॉडी के अंदर जो उनका कोर होता है वही उनकी जिंदगी होती है, लेकिन वही उनकी पावर भी होती है। लू फेंग ने अपने बॉडी के अंदर इतने सारे ओरिजिन कोर्स बना दिए, जो ओरिजिन कोर की जो सबसे बड़ी वीकनेस थी वही खत्म हो गई। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये थी उसके अंदर कोई भी सोल नहीं रहता, उसके अंदर कोई भी इवोल्यूशन कैपेबिलिटीज नहीं होती। सब चीजों को लू फेंग आउटकम करने की कोशिश कर रहा था। फेंग को समझ रहा था कि वो ऑलरेडी टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ टाइम फेल हो चुका है, उसके बाद भी वो रुकता नहीं है एंड वो लगातार ट्राई करता रहता है। सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को देखने के लिए मिलता है यान लैंग ऑलरेडी अपना ब्रेक थ्रू कर चुका था। उसका ब्रेक थ्रू इसलिए हो पाया था क्योंकि उसे अपने लिए एक सूटेबल ब्लड लाइन मिल गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि ये उसकी लिमिट है, अब वो लॉर्ड नहीं बन सकता, यानी कि वो जहां तक अपने आप को एडवांस कर सकता था उसने कर लिया। जो ब्लड लाइन कल्टीवेटर पाथ्स होते हैं उनकी एक लिमिट होती है एंड अगर वो हिट हो जाए तो उसके बाद आगे बढ़ना काफी मुश्किल हो जाता है। टियान लैंग भी ब्लड लाइन पाथ कल्टीवेटर था एंड इसलिए उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने लिमिट्स को हिट कर चुका है। लेकिन वही जो फ्यूजन डाउ कल्टीवेटर्स होता है मल्टीपल वर्ल्ड लेवल प्रिमोडियल ब्लड लाइंस को कॉम्प्रहेंड करता है। उनका जो पोटेंशियल होता है वो किसी भी ब्लड लाइन कल्टीवेटर के कंपैरिजन के अंदर काफी ज्यादा होता है। एग्जांपल के तौर पे आप लॉर्ड नाइगू या फिर स्टारलाइट लॉर्ड को ले सकते हो। उनका काफी टेरिफाइंग कॉम्प्रहेंशन है। जितने भी वर्ल्ड लेवल के प्रिमोडियल लाइफ फॉर्म्स थे, जो टियांग लैंग था, ये सारे लोग ये सोच रहे थे अभी तक जो लॉर्ड युआन है टियांग लैंग को समन क्यों नहीं किया, क्योंकि जब भी कोई वर्ल्ड लेवल प्रिमोडियल लाइफ फॉर्म बनता है काफी ज्यादा बड़ा जश्न मनाया जाता है। टियांग लैंग ऑलरेडी एक वर्ल्ड लेवल का लाइफ फॉर्म बन चुका था, अभी तक कोई भी उसे ग्रीड करने के लिए नहीं आया था। सीन शिफ्ट होता है हम लोग को 7 लॉर्ड्स देखने के लिए मिलते हैं डार्क लेक के पास में। सभी लोगों का जो ध्यान था वो पूरी तरीके से लू फेंग के ऊपर था। लोग लू फेंग का आने वाले ब्रेक थ्रू को महसूस कर सकते थे। लू फेंग के बॉडी के अंदर बढ़ती एनर्जी को भी फील कर सकते थे। काफी खुश था कि एक नया लॉर्ड आने वाला था कल्टीवेटर कैंप के अंदर। जो जिन था वो भी काफी खुश था। भरोसा नहीं हो रहा था कि बस लू फेंग ने 25 एपॉक्स के अंदर अपना ब्रेक थ्रू कर लिया। ये तो इवन स्टारलाइट लॉर्ड से भी काफी ज्यादा तेज है। जो स्टारलाइट लॉर्ड था वो काफी हम्बली लू फेंग को प्रेज कर रहा था, कि उसकी तारीफ कर रहा था। स्टारलाइट लॉर्ड कहता है कि जो लू फेंग का डाव है असैसिनेशन से ज्यादा फ्रंटल कॉम्बैट के लिए ज्यादा बेटर है। बाकी ये लोग इसी चीज के बारे में बात कर रहे थे कि कितना ज्यादा रेयर है कि कोई लॉस को फोर्सफुली ब्रेक करे। लू फेंग डेफिनेटली कुछ ट्रेड स्टारलाइट्स के थ्रू शेयर करता था कि जो हमारे स्टारलाइट भैया है उन्होंने भी लॉस को फोर्सफुली ब्रेक किया था। इस तरह के जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो सुप्रीम डाउस को स्टडी करते हैं वर्ल्ड लेवल प्रिमोडियल लाइफ फॉर्म बनने से पहले। इसके कारण वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये जो लॉर्ड्स होता है ये आपस में डिसाइड करता है कि जो लू फेंग का ब्रेक थ्रू है ये हमेशा एक सीक्रेट रहना चाहिए। वो जितने भी एंसेस्टर्स है वो एक सरप्राइज देंगे, यानी कि कुल मिला के वो लू फेंग को एक वेपन की तरह यूज करना चाहते थे और धप्पा देना चाहते थे सारे के सारे एंसेस्टर्स को। जब मैं एंसेस्टर बोलूँ तो समझ लेना कि मैं इनेट लाइफ फॉर्म्स की बात कर रहा हूँ। हम लोगों को लू फेंग देखने के लिए मिलता है अपनी खुद की इनसाइट्स को बिल्ड कर चुका था। फेंग ऑलरेडी अपना आधे से ज्यादा प्रिमोडियल ऑफ लाइफ एंड डेड डाउ को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुका था। उसके विजन्स काफी ज्यादा क्लियर थे। लू फेंग के आसपास हम लोग को डीप सियान कलर की पावर इमर्ज होते हुए देखने के लिए मिल सकती थी। इसके अंदर काफी ज्यादा खतरनाक सीक्रेट पैटर्न्स थे। प्रूफ था कि जो लू फेंग था वो हाईएस्ट लेवल की पावर को मैनिफेस्ट कर रहा है। लू फेंग खुद भी रियलाइज करता है कि वो खुद ही एक डाउ बन चुका है, खुद ही एक पावर है। जो लू फेंग के आसपास जो सियान कलर की ब्लैक सीक्रेट पैटर्न्स थे आपस में मर्ज हो रहे थे, वो एक तरीके का सियान डीप ओरिजिन क्रिएट कर रहे थे। लू फेंग का जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस सिस्टम था वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था। लू फेंग का जो फिजिकल बॉडी सिस्टम था उसमें से भी फेंट रेड कलर का ग्लो आ रहा था, जो कि स्टार टावर के ब्लड स्केल के कारण था। लू फेंग का जो परफेक्ट डाउ था वो पूरी तरीके से लू फेंग के लाइफ, डेथ एंड ओरिजिन को रिफ्लेक्ट करता था। पहली बार हो रहा था कि जो लू फेंग है वो बस अपने अवतार्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा था, बल्कि वो खुद एक डाव बन चुका था और वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। लू फेंग अपने डाव की मदद से अनलिमिटेड अवतार्स को कास्ट कर सकता था। वो जो अवतार्स है वो खुद से ही आसपास के ओरिजिन से एनर्जी को ऑब्जर्व करके ग्रो हो सकते थे। साथ हम लोग को फाइनली देखने के लिए मिलता है कि जो लू फेंग होता है उसका ब्रेक थ्रू हो जाता है। लू फेंग को लगभग 2.5 बिलियन एराज लग जाते हैं। लेकिन अगर बाहर के टाइम के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो लू फेंग को बस 2000 एराज लगे थे। हम लोग को कल्टीवेटर कैंप का सीन देखने के लिए मिलता है जहाँ पे जो वॉर सिचुएशन है वो ज्यादा चेंज नहीं थी। लू फेंग का टाइम एकदम परफेक्ट था। स्टारलाइट लॉर्ड की आवाज आती है,
लू फैंग को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए जो स्टारलाइट लॉर्ड था वो समझ चुका था कि जो लू फैंग है वो फाइनली अपना ब्रेक थ्रू कर चुका है। सारे के सारे जो लॉर्ड्स थे दरिंदों की तरह लू फैंग के ऊपर नजर बना के रखी थी। अब लू फैंग ब्रेक थ्रू करेगा, कब वो लू फैंग को बल्ली का बकरा बनाएंगे, आई मीन टू से अपनी कल्टीवेटर कैंप के अंदर ज्वाइन करवाएंगे कि इस वक्त उन्हें एक लॉर्ड की काफी ज्यादा जरूरत थी। फैंग ऑलरेडी अपना पावरफुल प्रिमोडियल लाइफ एंड डेथ डाउ को क्रिएट कर चुका था। फैंग की स्ट्रेंथ पहले के कंपैरिजन के अंदर काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। पहले जो लू फैंग था वो इवन टॉप लेवल बींग्स के जो ऑरा था उसे डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहा था, बट अभी वो स्टारलाइट लॉर्ड और बाकी सभी लोगों के पावर्स को फील कर सकता था। वो क्लियरली गैप्स को भी महसूस कर सकता था। लू फैंग इवन स्पेस टाइम फ्लक्चुएशंस को भी फील कर पा रहा था। इसके बाद जो स्टारलाइट लॉर्ड होता है वो पहले तो लू फैंग को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। इसके बाद रिसेंट ईयर्स के अंदर जो भी चीजें हुई थी वो उन सभी चीजों की एक डिटेल रिपोर्ट लू फैंग को बता देता है। रिसेंट ईयर्स के अंदर लगभग 1/6 जितने भी प्रैक्टिशनर्स की कैंप टेरिटरी थी वो सारी की सारी उन लोगों ने खो दी। काफी सारे सोर्स वर्ड्स को डिवॉर कर दिया गया। काउंटलेस कल्टीवेटर लाइफ्स मारी गई। लू फैंग को वार्न करता है कि फिलहाल उसका ये जो ब्रेक थ्रू है इसे सीक्रेट ही रखा जाए कि एक बार जैसी ये चीज एक्सपोज होगी कि लू फैंग ऑलरेडी लॉर्ड लेवल के ऊपर पहुंच चुका है, पावरफुल एंसेस्ट्रल लेवल की बींग्स है, इमीडिएटली उसे टारगेट बना सकते हैं। वाइल हम लोग को लू फैंग एक क्विट केव मेंशन के अंदर देखने के लिए मिलता है। इसने अपनी सारी की सारी जो एनर्जी थी वो इन्फिनाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करने में लगा रखी थी। कुल मिला के लू फैंग इस वक्त अपने आप को चार्ज कर रहा था। लू फैंग काफी वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा था। जो लू फैंग के बॉडी के अंदर था 1.08 बिलियन इंटरकनेक्टेड सोर्स। वो पता है ना लू फैंग की पूरी बॉडी ओरिजिन कोर से ही बनी हुई है। जो सोर्सेज है ये एक तरीके का फाउंडेशन की तरह काम कर रहा है। साथ ही साथ ये लू फैंग की बॉडी को और ज्यादा मजबूत बनाता है। फैंग ने काफी ज्यादा यूनिक सिस्टम डेवलप किया अपने बॉडी के अंदर। ब्लड रेड स्ट्रैंड सिस्टम है ये इसलिए डिजाइन किया ताकि सारे के सारे वीक पॉइंट्स को हटाया जा सके, काफी ज्यादा पावरफुल इम्यून स्टॉटनेस प्रोवाइड की जा सके। लू फैंग जानता था कि बस सरफेस लेवल की जो प्रोटेक्शन है वो इनफ नहीं है टायर के अटैक्स को झेलने के लिए। फैंग की जो फिजिकल बॉडी है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। वो लगभग उसके जो होम टाउन कोर्सवर्ल्ड है उसके 1/3 के आसपास आ चुकी थी। लू फैंग अपने मेंशन के अंदर भी इसलिए बैठ पा रहा था क्योंकि उसको अपने बॉडी को कंप्रेस करना पड़ रहा था कि वो अपने मेंशन के अंदर फिट हो सके। रियलिटी के अंदर जो लू फैंग की बॉडी है वो सही में कोलोसल थी, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ी। 7 पावरफुल लॉर्ड्स होते हैं वो इस वक्त लू फैंग की प्रोग्रेस को ऑब्जर्व कर रहे थे। ये लोग काफी ज्यादा शॉक थे लू फैंग की प्रोग्रेस देख के। को रियलाइज होता है कि लू फैंग का जो एनर्जी ऑब्जर्प्शन है, इवन लू फैंग के एनर्जी ऑब्जर्प्शन ने इन लोगों को भी सप्रेस कर दिया। लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा एनर्जी है उसके पास किसी भी लॉर्ड से। जो लू फैंग होता है वो फुल कैपेसिटी के ऊपर पहुंच जाता है। लू फैंग की जो बॉडी के अंदर इस वक्त जो एनर्जी थी वो लगभग 10 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी। ये बस आउटर सोर्स एनर्जी थी। जो उसके 80 मिलियन सोर्सेज थे उसके बॉडी के अंदर अलग से एनर्जी थी। ये कुल मिला के लू फैंग के पास इतनी ज्यादा एनर्जी है इस वक्त वो आराम से किसी भी वर्ल्ड लेवल प्रिमोडियल बीइंग को तुरंत पलक झपकते अराक के अंदर मिला सकता है। हाल के लिए जो लू फैंग के लिए जो रियल टेस्ट था वो ये था, अभी फाइनली वक्त आ चुका था कि जो लू फैंग है वो बैटलफील्ड के अंदर अपने कदम रखेगा। लू फैंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है तब उसको पता चलता है कि उसका सामना लगभग 70+ एंसेस्टर लेवल के बींग्स के साथ होने वाला है। वो इस वक्त काफी ज्यादा प्रेशराइज सा फील कर रहा था। लू फैंग के ब्रेक थ्रू के बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लू फैंग को काफी वास्ट नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलती है। हर एक छोटी मोटी इंटेलिजेंस के बारे में थी। लू फैंग को स्ट्रक्चर पता चलता है लैंड ऑफ ओरिजिन का, सीक्रेट एरियाज, फॉर्मेशन, कंपोजिशंस एंड काफी सारे रूट्स। इसके अलावा लू फैंग को पता चलता है कि हर एक लॉर्ड के पास काफी ज्यादा बड़े बड़े केव मेंशंस है। सारे के सारे जो केव मेंशंस है वो लैंड ऑफ ओरिजिन के बीचों बीच है। इवन जो लू फैंग है उसे खुद का एक केव मेंशन मिलता है कि काफी ज्यादा क्रिटिकल फॉर्मेशन नोड के ऊपर बना हुआ है। गाइस ये सारे के सारे जो केव मेंशंस है ये आपस में मिलके फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। इनको इस तरीके से अरेंज किया गया है। जो लू फैंग का केव मेंशन है वो फॉर्मेशन के काफी ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर है। कुल मिला के जो लू फैंग है वो पूरे के पूरे लैंड ऑफ ओरिजिन के फॉर्मेशन सिस्टम को स्टेबलाइज करने का काम करता है। लू फैंग के जो थॉट्स थे वो पूरी तरीके से डीपली कनेक्ट हो चुके थे उन 7 लॉर्ड्स के साथ, 200+ वर्ल्ड लेवल प्रिमोडियल्स और 80 मिलियन+ हाई लेवल प्रिमोडियल लेवल के बींग्स के साथ, उन कल्टीवेटर्स के साथ भी जो कि ब्रेडेड केज के अंदर ट्रैप्ड है। लेकिन कुल मिला के बस वो जो 7 लॉर्ड्स है वही लोग लू फैंग के थॉट्स के बारे में सोच सकते थे। जुआन होता है वो लू फैंग को कांग्रेचुलेट करता है। जुआन काफी ज्यादा खुशी के साथ लू फैंग को बोलता है फाइनली इस वॉर के रिजल्ट चेंज होंगे, वो भी बस तुम्हारे कारण। तुम सही में पूरे के पूरे कल्टीवेटर टेरिटरी के लिए एक फेद बन के आए, यानी कि किस्मत बन के आए। जो लॉर्ड जिन होता है वो लू फैंग से कहता है कि तुम जल्दी जल्दी अपने कॉम्पैक्ट टेक्निक्स को मास्टर कर लो कि तुम हम लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कर पाओ। जो लॉर्ड यूलान थे वो काफी ज्यादा खुश थे। साथ ही साथ इस बंदे को काफी ज्यादा रिलाइव भी फील हो रहा था। जो लू फैंग के एनर्जी रिजर्व है वो लिटरली काफी ज्यादा है, इतना कि अभी उसे अपने एनर्जी रिजर्व खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है कि इस बंदे के ऊपर दबाव नहीं आएगा। फैंग आराम से उन एंसेस्टर
एंसेस्टर्स को संभाल सकता है। पहले जो वुलान था उसके पास काफी ज्यादा एनर्जी रिजर्व थे, उसे क्रिटिकल सिचुएशंस के अंदर उन एंसेस्टर्स को होल्ड बैक करना पड़ता था, यानी रोक के रखना पड़ता था। इसके कारण उसके जो अवतार्स होते थे वो काफी ज्यादा ग्रेट रिस्क के अंदर होते थे एंड हमेशा अक्सर डिस्ट्रॉय भी हो जाया करते थे। उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था एंड डिफेंडिंग पोजीशन के ऊपर यही बंदा खेल रहा था, क्योंकि अभी लू फेंग के पास भी काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ, शायद सबसे ज्यादा एनर्जी रिजर्व है, इसलिए वो आराम से डिफेंडिंग पोजीशन के ऊपर खेल सकता है एज कम्पेयर टू अटैकिंग पोजीशन। जो लॉर्ड नाइगू होता है वो भी काफी ज्यादा खुश होता है लू फेंग एंड वुलन के साथ जो उनका डिफेंस है वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। जो गाइस नाइगू है वो काफी ज्यादा अटैकिंग के ऊपर फोकस करता है, मतलब इस बंदे की जो अटैकिंग पावर है वो एक अलग ही लेवल के ऊपर है। एंड सेम जो मोमैन है उसकी भी अटैकिंग पावर्स काफी ज्यादा पावरफुल है। ये लोग काफी ज्यादा जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है कि इनके पास इतने ज्यादा एनर्जी रिजर्व नहीं है। जो अपना लू फेंग है उसका स्पेशलाइजेशन ही लाइफ पाथ के अंदर है, उसने सबसे ज्यादा एनर्जी रिजर्व के ऊपर फोकस किया, डिफेंसिव कैपेबिलिटीज के ऊपर फोकस किया। ये चीज भी काफी ज्यादा रेयर एंड इंपॉर्टेंट चीज है। के बाद जो लू फेंग होता है वो कुछ कॉम्पैक्ट टेक्निक्स को मास्टर करने लग जाता है, क्योंकि उसे पता था कि फ्यूचर के अंदर इन 7 लॉर्ड्स के साथ ही कोऑर्डिनेट करके चलना है। साथ ही जो 7 लॉर्ड्स है उसके बेस्ट कंपेनियन बनेंगे। फेंग एक वास्ट केव मेंशन के अंदर एंटर करता है। के अंदर काफी बड़ा एरिया था, 1% ऑफ एंटायर सोर्स लैंड की जो नेचुरल स्ट्रक्चर थी उसी के अंदर काफी सारी लेयर्स थी स्पेस एंड टाइम की, क्योंकि किसी भी सोर्स वर्ल्ड से काफी ज्यादा बड़ा था। लू फेंग क्रॉस लैग करके सेंटर के अंदर आके बैठ जाता है। लू फेंग का जो फर्स्ट मिशन था वो ये था कि वो बाकी के 7 लॉर्ड को सबसे पहले डिटेल के अंदर समझे, उनकी टेक्निक्स को, उनके मूव्स को, उनकी स्ट्रेंथ को और उनके वीकनेस को, भी जाके लू फेंग उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकता था। लू फेंग का जो थॉट प्रोसेस होता है वो काफी ज्यादा तेज से एक्सेलरेट कर रहा था। उसी टाइम के अंदर जो लू फेंग होता है वो सब कुछ कॉम्प्रहेंड कर लेता है, जैसे कि डाउ सिस्टम, उन 7 लॉर्ड्स का कॉम्पैक्ट टेक्निक्स और उनका कल्टीवेशन एक्सपीरियंस। जब वो जिन के बारे में स्टडी करता है तो उसे पता चलता है जिन का पिरामिडल डिस्ट्रक्शन डाउ है, के अंदर लगभग 9 पार्ट्स है डिस्ट्रक्शन के, एक पार्ट है लाइफ का। इसलिए जो बंदा है ये अटैकिंग के अंदर काफी अच्छा है, इस बंदे का डिफेंस काफी ज्यादा बेकार है। उसका जो स्काई स्प्लिटिंग सीबर है भी कुछ इसी तरीके का है, अंदर डिस्ट्रक्शन पाथ ज्यादा है एज कम्पेयर टू लाइफ। लू फेंग एक चीज रियलाइज करता है, जो जिन का डाव है साथ ही साथ जो सेबर का डाव है, कि जो सेबर, जो कुल्हाड़ी, जो तलवार उसके पास है, इन दोनों के अंदर काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है। लू फेंग रिमोटली एक एंटायर मिस्टीरियस लैंड सेंस करता है, इसके अंदर लगभग थाउजेंड्स ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल वेपन्स थे। हर एक वेपन जो था वो लॉर्ड लेवल का वेपन था एंड ये जो पूरी की पूरी दुनिया थी, दुनिया को वो अपने सेबर की मदद से देख पाया था, लेकिन उसकी तलवार की वजह से, तलवार ने उसे एक इंस्टिंक्ट दिया था, उनकी एक तरीके का एक विजन। लू फेंग प्लान करता है कि वो उस जगह को डेफिनेटली विजिट करने जाएगा जैसे एक बार ये वॉर खत्म होगा। इस वक्त उसके लिए सबसे ज्यादा अर्जेंट ये वॉर थी। उन सारे के सारे लॉर्ड्स की बेसिक स्ट्रेटेजीज एंड साथ ही साथ उनके फॉर्मेशंस, उनके नॉलेज के बारे में स्टडी करता है। साथ ही साथ जो लू फेंग था उसके पास इस वक्त काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ इन्फिनाइट प्रिमोडियल स्पेस था, वो और अच्छी तरीके से सेंस कर सकता था। लू फेंग आराम से काफी सारे डेंजरस एंड मिस्टीरियस प्लेसेस को डिटेक्ट कर सकता था, के थ्रू लू फेंग को किसी भी थ्रेट के आने से पहले ही अंदाजा लग जाता था। वो लॉर्ड नहीं बना था, उसने तब बस इन सब चीजों के बारे में सुना था। उसने सुना था कि जो इन्फिनाइट वर्ल्ड है, इन्फिनाइट ग्रेट सर्पेंट क्लैन के द्वारा बनाया गया है, इस तरीके का स्पेस है जिसके अंदर कोई भी इंस्टेंटली अपीयर हो सकता है इन्फिनाइट प्रिमोडियल स्पेस के थ्रू। इस वक्त जो लू फेंग की एबिलिटीज है सेंस करने की वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, सब चीजें लू फेंग के लिए काफी ज्यादा हलवासी बन चुकी है। लू फेंग इस वक्त अपने सारे के सारे न्यू पावर्स पूरी तरीके से जान चुका था, अपने कंपेनियंस के बारे में जान चुका था एंड उनके पोटेंशियल के बारे में भी जान चुका था। वो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल के बारे में भी जान चुका था जो कि वो इस बैटल के अंदर देने वाला है। मिला के लगभग 70 से भी ज्यादा एंसेस्टर इस वक्त उसका इंतजार कर रहा है फाइट के लिए। जस्ट एक फाइट नहीं होने वाली, ये पूरा का पूरा एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है पूरे के पूरे एंटायर कल्टीवेशन कैंप के लिए। इसी के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लू फेंग होता है ऑलरेडी 8 लॉर्ड बन चुका था कल्टीवेटर कैंप का। काफी ज्यादा मैसिव अमाउंट के अंदर इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई थी, इंक्लूडिंग लैंड ऑफ ओरिजिन के स्ट्रक्चर के बारे में, पावरफुल आर्टिफैक्ट्स के बारे में जैसे कि स्काई स्प्लिटिंग सेवर, पूरा का पूरा फुल डिस्क्रिप्शन उन 7 लॉर्ड्स के बारे में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो लॉर्ड वुलान है पूरी तरीके से मटेरियल डाउ के अंदर मास्टर किया है, उसका 9 पार्ट मैटर है और 1 पार्ट इन्फिनिटी के कारण उसकी जो टेक्निक्स है वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। मिंग हुआंग है वो प्रिमोडियल थंडर डाउ के अंदर उसने मास्टर किया है, इसके अंदर 8 पार्ट थंडर है और 2 पार्ट्स वाटर है। जो लॉर्ड मोमेंट डाउ है उसका डाउ सबसे ज्यादा प्योर है, फ्लक्चुएशन डाउ के ऊपर पूरी तरीके से मास्टर किया है, उसने बस फ्लक्चुएशंस के बारे में स्टडी किया है, इसके कारण वो काफी ज्यादा छोटा है साइज के अंदर, लेकिन वो सबसे ज्यादा मिस्टीरियस एंड सबसे ज्यादा पावरफुल है एक यूनिक वे के अंदर। जो लॉर्ड नाइगू है उसने एंसेस्टर लेवल के ब्लड लाइंस को ऑब्जर्व किया है, अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल बनाया है। वाइल जो युआन है 25 ग्रेट डाउस को मास्टर किया है, उसके पास प्रिमोडियल रूल ऑपरेशन डाउ है, इसके कारण जो युआन है वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है काफी सारे लॉर्ड्स के कंपेरिजन के अंदर। लेकिन स्टिल अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पावरफुल स्टारलाइट लॉर्ड है, प्रिमोडियल स्पेस टाइम एंड डाउ को कॉम्प्रहेंड किया है, इस तरीके से स्पेस एंड टाइम को कंबाइन किया है जो कि पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। उसकी जो एबिलिटीज है वो काफी ज्यादा अजीब सी है, वो कभी भी कहीं पे भी आ जा सकता है, जिसके कारण उसे मारना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल सा हो जाता है। अगर आप उसे प्रेजेंट टाइम के अंदर मार देते हो तो वो अपने आप को पास्ट टाइम से वापस से लेके आएगा। टाइम उसका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, उसके तीनों अवतार एक साथ फाइट कर सकते हैं। मतलब गाइस आप समझ सकते हो, समझ लो अगर आपने इस बंदे का हाथ काट दिया
तो ये अपने पास के टाइमलाइन के अंदर जाएगा जहाँ पे उसका हाथ था, उस टाइमलाइन से अपना हाथ प्रेजेंट टाइमलाइन के अंदर लेके आएगा। मतलब इस तरीके से तो ये जो बंदा है ये पूरी तरीके से अमर है। यही बंदा है जिसके कारण अभी तक जो कल्टीवेटर कैंप है वो स्टेबल था पूरी तरीके से, चाहे कितनी अटैक क्यों ना हो जाए इनेट प्रिमिटिव लाइफ कैंप की तरफ से। लू फैंग को जो पर्सनल रियलाइजेशन के थ्रू पता चलता है उसका जो लाइफ एंड डेथ डाव है वो प्रीवियसली पूरी तरीके से स्टार टावर के ब्लड स्केल्स के ऊपर डिपेंड था, और अब जब वो लॉर्ड बन चुका है कुछ नया बनाना चाहता था। उसका जो प्रिमिटिव लाइफ एंड डेथ डाव है फिलहाल इस वक्त डिस्ट्रक्शन की तरफ थोड़ा सा ज्यादा लीन था, इसलिए वो सोच रहा था कि वो अपने लिए एक यूनिक पाथ बनाए, प्रिमिटिव ब्लेड पाथ जानता था इस तरीके का जो डाव है वो बनाने में काफी ज्यादा टाइम एंड एफर्ट्स लगेंगे। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लॉर्ड्स है जैसे कि स्टार लाइट लॉर्ड तरीके के लोग ही अपने लिए सेकंड डाउस बना पाए। कुल मिला के एक ऐसा डाव बनाना जो पहले एग्जिस्ट करता ही ना हो, अपना खुद का एक डाव डिजाइन करना। इसके लिए जो लू फैंग की प्रायोरिटीज थी वो ये थी कि उसे वॉर के अंदर कंट्रीब्यूट करना था। फैंग एंसेस्टर्स के बारे में स्टडी करता है, पता चलता है कि लगभग 70 से ज्यादा एंसेस्टर्स है। कुछ काफी ज्यादा पावरफुल है, कुछ काफी ज्यादा वीक है, कुछ ग्रुप्स के अंदर अटैक करते हैं एंड कुछ इतने ज्यादा खतरनाक है वो कुछ ही सेकंड के अंदर सारी चीजें खत्म कर सकते हैं। थ्रेट है वो काफी ज्यादा है। जो स्टारलाइट लॉर्ड है अगर पावर के मामले में बात आ जाए तो ये बंदा भी सप्रेस हो जाता है, इसलिए जो बंदा ये काफी ज्यादा बड़ा थ्रेट बनता है उन एंसेस्टर्स के लिए। जो लू फैंग होता है वो अपने लिए एक कॉम्बैक्ट सिस्टम डिजाइन करता है कि उसके डाव को सूट करता हो, अपने कंपेनियंस को पढ़ता है, उनके टेक्निक्स को पढ़ता है, एनालाइज करता है अपोनेंट्स को, उस हिसाब से अपनी एक नई बैटल टेक्निक बनाता है। देखा जाएगा इस तो जो लू फैंग की जर्नी है वो बस अभी चालू हुई है। बैटल फील्ड के अंदर लू फैंग उतरने वाला है, ये तो बस लू फैंग के लिए एक टेस्ट है जो कि उसके फ्यूचर पोटेंशियल को और ज्यादा बढ़ाएंगे। लू फैंग ऑलरेडी न्यू टेक्निक्स को बनाने में पूरी तरीके से लग चुका था एंड हर दिन के हिसाब से वो लगभग मिलियंस बिलियंस ऑफ टेक्निक्स को क्रिएट कर रहा था। वो जानता था कि जो ऑर्डिनरी सीक्रेट टेक्निक्स है ये एंसेस्टर लेवल के वॉरियर्स के साथ फाइट करने में किसी काम की नहीं आएगी, कुछ यूनिक कुछ स्पेशल चाहिए था। यूनिक सेट ऑफ लाइफ एंड डेथ डोमेन सीक्रेट टेक्निक लगभग टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डेज बीत जाता है। लू फैंग काफी ज्यादा केयरफुली डिजाइन करता है इन टेक्निक्स को। फाइनली उसकी सीक्रेट टेक्निक्स डिजाइन हो जाती है। उसकी जो कॉम्बैक्ट सीक्रेट टेक्निक्स होती है सबसे बड़ा फायदा ये था उसके अंदर एमेंडेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिजर्व है कि जो लू फैंग है वो लगातार अटैक कर सकता है, उसका एनर्जी रिजर्व कभी भी खत्म नहीं होगा। उसकी जो रिकवरी स्पीड होगी वो भी काफी ज्यादा एक्सट्रीमली फास्ट है क्योंकि उसके बॉडी के अंदर लगभग 1.8 बिलियन ओरिजन है कि उसे एक सेकंड के अंदर पावर ट्रांसफर करता है। कोई अगर लू फैंग का हाथ काट भी दे तो अगली सेकंड के अंदर लू फैंग का हाथ वापस से उग जाएगा। लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर हम लोग को वो 7 लॉर्ड्स देखने के लिए मिलता है। डार्क लेक स्पेस के साइड में रुके हुए थे, लू फैंग का इंतजार कर रहे थे और युआन के फेस के ऊपर हम लोग को स्माइल देखने के लिए मिल सकती थी। वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, जानते थे कि लू फैंग का कॉम्प्रहेंशन एंड उसकी जो विल पावर है काफी ज्यादा अलग है बाकी के लॉर्ड के कंपैरिजन के अंदर। जो बाकी के लोग थे जैसे कि स्टारलाइट लॉर्ड, मिंग हुआंग, जिन, वुलैन, नाइगू, मोमैन, के सारे लोग लू फैंग की यूनिक पोजीशन को डिस्कस कर रहे थे कि कुल मिला के जब ये लोग फॉर्मेशन बना के चलेंगे तो लू फैंग को उन्हें कहाँ खड़ा करना है ये लोग चीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जो लू फैंग की मूवमेंट टेक्निक्स थी वो ठीक ठाक थी, इनकी बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल सकते बट स्लो भी नहीं बोल सकते, मतलब मीडियम के अंदर समझ लो। जो लू फैंग का डिफेंस था वो इतना था पावरफुल नहीं था फुल ऑन के कंपैरिजन के अंदर। ऐसा गाइस ये लोग सोच रहे थे, इन लोगों को सही में नहीं पता कि लू फैंग कितना ज्यादा पावरफुल है, बस दूर दूर से अंदाजा लगा रहे हैं। उनको लगता था कि जो लू फैंग की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है फ्रंटल कॉम्बैट, कि उसके पास एंडलेस एनर्जी है। जो स्टारलाइट लॉर्ड होता है वो सभी लोगों को बताता है। उसने अभी लू फैंग का फ्यूचर रीड किया तो उसे नजर आया कि जो लू फैंग है फ्यूचर के अंदर सेकंड प्रिमिटिव लाइफ एंड डाव को मास्टर करने वाला है। कुल मिला के जो लू फैंग है वो एक नया डाव बनाने वाला है, कारण वो अपनी एनर्जी को और ज्यादा इफिशिएंटली यूज कर पाएगा। लेकिन कुल मिला के जो लू फैंग है उसके पास लिमिटलेस एनर्जी है एंड उसकी टेक्निक्स के कारण कोई भी दूसरा लाइफ फॉर्म या फिर कोई भी इनेट प्रिमिटिव लाइफ स्पेस या फिर कोई भी बंदा उसके साथ 1-on-1 कॉम्बैट के अंदर नहीं टिक सकता। फाइनली हम लोग को लू फैंग देखने के लिए मिलता है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका था। युआन लू फैंग को देखता है तो वो खुश हो जाता है एंड वो स्माइल करते हुए लू फैंग से पूछता है क्या तुम्हारी सीक्रेट टेक्निक्स क्या वो रेडी है। लू फैंग हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है। अभी भी उसके लिए इन लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना एक चैलेंज था। बताता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा जो फॉर्मेशन सिस्टम है सारी की सारी टेक्निक्स को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से इंटीग्रेट कर देता है एंड काफी ज्यादा परफेक्टली कोऑर्डिनेट करता है। उनकी ओवरऑल स्ट्रेंथ को भी काफी ज्यादा मल्टीप्लाई कर देता है। बाद जो लू फैंग होता है वो अपनी ग्रेटेस्ट क्रिएशन को रिवील करता है। उसका रिलेम ऑफ लाइफ एंड डेथ की मदद से लू फैंग एक डोमेन क्रिएट कर सकता है। इसके थ्रू वो अपने जो एलाइज है कि उसके जो दोस्त है वो अपने दोस्तों की वाइटिलिटी को काफी ज्यादा बढ़ा सकता है, उसके एनर्जी रिजर्व को बढ़ा सकता है, उनको पल भर के अंदर ही पूरी तरीके से रिकवर कर सकता है। इवन वो अपने एनिमीज के पावर्स को भी चूज सकता है। सबसे बड़ा उसका फायदा तो ये था उसके जो कंपेनियंस है चाहे कितनी बुरी तरीके से डैमेज क्यों ना हो जाए, इतनी ज्यादा बुरी हालत के अंदर क्यों ना पहुंच जाए, लू फैंग कुछ ही सेकंड्स के अंदर उन्हें पूरी तरीके से रिस्टोर कर सकता था अनटिल और अनलेस वो मर ना गए हो। लू फैंग की बातों को बाकी के लॉर्ड सुनते वो काफी ज्यादा स्टन रह जाते हैं। जो स्टारलाइट लॉर्ड था वो जानता था उसकी जो रिलम पावर है वो काफी ज्यादा यूनिक है, लेकिन किसी भी पर्सन की वाइटिलिटी को पूरी तरीके से रिस्टोर करना ये चीज
नामुमकिन जैसी लगती है। फेंग बताता है कि वो सिंपली अपने ओरिजिन पावर को ट्रांसफॉर्म कर देता है बाकी के पावर्स के अंदर। उसकी जो खुद की पर्सनल रिकवरी कैपेबिलिटीज है वो इतनी ज्यादा है, वो अपने साथ साथ बाकी सभी लोगों को भी रिकवर कर सकता है। इन सभी लोगों के अंदर जो सबसे ज्यादा बड़ी बॉडी थी वो लॉर्ड नाइगू की थी। वो कहता है कि वो इंस्टेंटली कुछ टाइम के अंदर 3 लॉर्ड नाइगूस को रिफाइन कर सकता है, मिंटू से रिस्टोर कर सकता है। लॉर्ड नाइगू की जो बॉडी है वो सही में बहुत ज्यादा बड़ी है। सुनने के बाद तो सभी लोग एक अच्छे गिले हो जाते हैं। जो मोमैन होता है उसे रियलाइज होता है कि अभी वो जंगलियों की तरह लड़ सकता है लिटरली। गाइस ये जो बंदा है इसके अटैक्स काफी ज्यादा पावरफुल है। सबसे बड़ी दिक्कत इसके अंदर ये थी, इसके पास एनर्जी रिजर्व काफी ज्यादा लिमिटेड थे, तो इसे देख भर के अटैक करना पड़ता था। क्योंकि अभी लू फेंग पल भर के अंदर इसे पूरी तरीके से रिकवर कर देगा, ये अंधाधुंध अटैक कर सकता है। जो जिन होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो लू फेंग को अपना भाई बना लेता है एंड वो इवन लू फेंग को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेता है एंड उससे कहता है कि एक बार वॉर खत्म हो जाए उसके बाद वो लोग साथ में घूमेंगे। दूसरी तरफ जो मोमैन था वो भी लू फेंग की चाटने लग जाता है और कहता है लू फेंग एंड उसकी जोड़ी काफी अच्छी बनेगी। ये लू फेंग हमेशा उसे डिफेंस के अंदर मदद करता रहेगा। दूसरी तरफ जो मोमैन है उसके अटैकिंग पावर तो ऑलरेडी एक अलग ही लेवल के ऊपर है। कुल मिला के ये दोनों अगर साथ में मिल जाए तो ये पूरी तरीके से अनस्टॉपेबल बन सकते हैं। अगर देखा जाए तो गाइस जो स्टारलाइट, युआन या फिर वुलान है, लोगों के ऊपर ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला लू फेंग की टेक्निक्स का, क्योंकि गाइस इन लोगों के पास ऑलरेडी सफिशिएंट एनर्जी रिजर्व होती है एंड ये लोग हमेशा अपनी पीक कंडीशंस के अंदर रहते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा फायदा नाइगू को, मोमैन, मिंग, हुआंग इन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा था लू फेंग का। इनके पास काफी ज्यादा कमी थी एनर्जी रिजर्व की। लू फेंग इस वक्त सबसे ज्यादा मोस्ट क्रूशियल पार्ट बन चुका था इन लोगों के कल्टीवेटर कैंप का। लू फेंग की एनर्जी फाउंटेन एबिलिटी थी, जो उसका कॉम्पैक्ट पोटेंशियल था, उसके इनोवेटिव डोमेन टेक्निक पूरी तरीके से आने वाली वॉर को चेंज करने वाले थे। मिला के जो लू फेंग था वो पूरी तरीके से फ्यूचर था पूरे के पूरे एंटायर इन्फिनाइट प्रिमोडियल स्पेस का। इसी के बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो युआन होता है लू फेंग के बाकी की एबिलिटीज के बारे में पूछता है। उसके बाद जो लू फेंग होता है वो अपनी 2 क्रूशियल एबिलिटीज को बताता है, जैसे कि उसकी फिजिकल बॉडी कॉम्बैक्ट सिस्टम, उसकी ब्लेड टेक्निक सिस्टम। इसके अंदर कोई भी अपनी एबिलिटीज को एक दूसरे से छुपाता नहीं है। सारे लॉर्ड्स एक दूसरे से पूरी तरीके से खुले हुए हैं कि वो एक दूसरे की मदद कर सके, एक दूसरे की कमियों को छुपा सके। हर एक जो लॉर्ड है उनके खुद के यूनिक डाउज है और यूनिक पावर्स है, भी एक दूसरे को पूरी तरीके से कॉपी नहीं कर सकता। ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। फेंग बताता है कि उसने पूरी तरीके से लाइफ बेस्ड टेक्निक्स को मास्टर नहीं किया। अगर वो ऐसा करता तो वो डायरेक्ट किलिंग नहीं कर पाता, कि वो लोगों को मारने में थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव पावर कम पड़ जाता। उसकी जो टेक्निक्स है लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन के ऊपर है, इंस्टेंटली किसी भी वर्ल्ड लेवल के प्रीमोडल लाइफ फॉर्म को एक नजर के साथ खत्म कर सकती है। और जो एंसेस्टर लेवल के बीइंग्स होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। जो सिचुएशन है वो इस वक्त काफी ज्यादा बेकार है। इसके साथ हम लोग को देखने के लिए मिलता है फाइनली वॉर चालू हो जाता है। 73 एंसेस्टर्स थे, सामने हम लोग को 7 लॉर्ड्स देखने के लिए मिल सकते थे। लोग लॉन्ग रेंज अटैक्स के अंदर एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे, भी एक दूसरे के ज्यादा नजदीक नहीं जा रहा था। युआन था वो इन सब के अंदर लीडर था, वही वॉर स्ट्रेटेजीज को क्रिएट करता था, बैटल फॉर्मेशंस को क्रिएट करता था। लू फेंग के साथ जो कल्टीवेटर कैंप की जो ओवरऑल स्ट्रेंथ थी उसके अंदर लगभग 30 से 40% की बढ़ोतरी आई थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अभी तक जो एंसेस्टर्स थे उन्हें लू फेंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसलिए जो कल्टीवेटर साइड के लोग थे लू फेंग को एक सरप्राइज अटैक के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते थे। मान होता है वो स्टारलाइट लॉर्ड को ऑर्डर करता है वो लू फेंग को सीक्रेटली बैटल के अंदर लेके जाए। लू फेंग के पास काफी ज्यादा इमेंस टैलेंट है। जो स्टारलाइट लॉर्ड है उसने पूरी तरीके से स्पेस एंड टाइम के अंदर ही मास्टर करके रखा है। किसी को किस तरीके से घुमड़ी के अंदर कहीं पे लेके जाना हो ज्यादा अच्छा काम कोई नहीं कर सकता। लाइट लॉर्ड एक ही बारी के अंदर एक ही चीरे के साथ आराम से काफी सारे काउंटलेस स्पेस के लेयर्स को काटते हुए लू फेंग को लेके जाता है दरिया के पार, हाई मिंटू से टेलीपोर्ट करके आगे लेके जाता है। रास्ते के अंदर जो स्टारलाइट लॉर्ड होता है लू फेंग को बताता है जो लॉर्ड्स होते हैं वो पूरी तरीके से अनडाइंग होता है, इनडिस्ट्रक्टेबल होता है, वो एक तरीके से ट्रांसेंडेंट बीइंग है। कल्टीवेटर कैंप को प्रोटेक्ट करना होता है। जो पावर्स होती है वो खुद के लिए नहीं होती बल्कि वो सोर्स वर्ल्ड को नर्चर करने के लिए होती है। सोर्स वर्ल्ड ने उन्हें नर्चर किया, अभी उन्हें पे बैक करना पड़ता है, यानी कि उसका ख्याल रखना पड़ता है। बैटल फील्ड है ये काफी ज्यादा बड़ी है तरीके से। जो बैटल फील्ड है ये इमेंस पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्शन है। अभी जो सोर्स वर्ल्ड है वो सेकंड्स के अंदर पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। 73 एंसेस्टर्स एक साथ अटैक करते हैं। जो टाइम एंड स्पेस है वो भी पूरी तरीके से कांप जाता है। इवन जो स्टारलाइट लॉर्ड है मेन अवतार के साथ भी इसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है बाकी के लॉर्ड्स को रखना। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लू फेंग होता है वो बैटल फील्ड के अंदर आता है। जो एंसेस्टर्स होते हैं वो इंस्टेंटली लू फेंग के प्रेजेंस को फील कर लेता है। फेंग का जो डोमेन होता है वो एकदम से एक्सपेंड हो जाता है जैसे वो एंसेस्टर के रीजन के अंदर एंटर कर जाता है। इस जगह के ऊपर ऑलरेडी बाकी के लोग थे टीम के, कि मोमैन, जिन, मिंग, हुआंग, नाइगू सारे के सारे अभी तक फाइट कर रहे थे। इनके जो अवतार थे वो काफी ज्यादा वीक हो चुके थे, वो काफी सारा अपना एनर्जी रिजर्व खो चुके थे। लेकिन लू फेंग के यहाँ पे आते ही लू फेंग कुछ ही सेकंड्स के अंदर उन सभी लोगों के एनर्जी रिजर्व को पूरी तरीके से फुल कर देता है। भी लोग इंजर्ड हुए थे वो सब अपने पीक कंडीशन के अंदर आ जाते हैं। लू फेंग एंड लॉर्ड वुलन था दोनों के दोनों सबसे आगे खड़े रहते हैं। जितने भी अटैक सामने से आ रहे थे उन सारे के सारे अटैक्स को अपने ऊपर ले रहे थे। तरीके से इन लोगों ने अपने खुद की बॉडी की एक एनर्जी शील्ड बना के रखी थी
लू फैंग के बॉडी के अंदर तो एनर्जी की कमी नहीं थी, खुद को भी सेकंड्स के अंदर हील कर सकता था। उसके खुद के बॉडी के अंदर 180 मिलियन ओरिजिन पावर्स थे, आराम से मोस्ट ऑफ द पावर्स को रिपेल कर देते थे। कुछ पावर अगर उसके बॉडी के अंदर पेनिट्रेट होती भी थी वो उसको अपनी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता था। थोड़ा बहुत अगर वो इंजर्ड होता भी था तो वो तुरंत रिस्टोर हो जाता था। साथ ही साथ जो लू फैंग की एक्सटर्नल बॉडी थी, उसकी पूरी बॉडी के ऊपर एक आर्मर चढ़ा हुआ था, स्टार टावर के ब्लड स्केल से इंस्पायर्ड था। इस वक्त जो लू फैंग का कंट्रीब्यूशन था इस वॉर के अंदर सोच से काफी ज्यादा बढ़ चुका था। सारे इन्फिनाइट प्रिमोडियल स्पेस के अंदर जितने भी बींग्स थे पूरी तरीके से शॉक हो चुके थे। वही सेम टाइम के अंदर हम लोग को सोर्स वर्ल्ड के अंदर ही लू फैंग का एक अवतार देखने के लिए मिलता है, काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव एरिया के अंदर था। एक तरीके से लू फैंग अपने खुद के गेम मेंशन के अंदर है। यहाँ पे जो लू फैंग का ये जो अवतार था कॉन्स्टेंटली ब्रेक थ्रू कर रहा था, अपनी लिमिट्स को ब्रेक कर रहा था, तो अपने बैटल एक्सपीरियंस को सिंबलाइज करते हुए अपने नए पाथ्स को ओपन कर रहा था। इस वक्त लू फैंग की हो चुकी थी एंट्री, बाकी के जितने भी एंसेस्टर थे उन सभी लोगों की हो चुकी थी चड्डिया गीली। इस वक्त पूरी तरीके से कंफ्यूज थे कि ये नया लॉर्ड कौन है, कोई इस लॉर्ड के बारे में कुछ भी कैसे नहीं पता, कोई नया लॉर्ड बना भी है उसके बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन इन लोगों को मिलनी चाहिए थी। वही जहाँ पे जो एंसेस्टर्स थे ये पूरी तरीके से चौंक चुके थे। दूसरी तरफ जो लॉर्ड मो मैन था वो पूरी तरीके से एंसेस्टर के टेरिटरीज के अंदर घुस चुका था। वहाँ पे घुसते ही इसने तबाही मचाना शुरू कर दिया था। और उस तरफ काफी ज्यादा पावरफुल वेव फ्लक्चुएशन हो चुकी थी। आपको पता होगा कि जो बंदा है इसने फ्लक्चुएशन डाउ के अंदर ही पूरी तरीके से मास्टर करके रखा है, यही इसका सबसे बड़ा वेपन है। तो जो स्पेस है इस वक्त हिल रहा था, वो डिजॉर्ट हो रहा था, कारण हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो जो एंसेस्टर्स थे उनके सारे के सारे सेंसेस काम करना बंद हो चुके थे कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उनकी जितनी भी फॉर्मेशंस थी वो सारी की सारी बेकार हो चुकी थी। वहाँ पे हम लोग को एक बहुत बड़ा एंसेस्टर देखने के लिए मिलता है जिसका नाम था 1000 आई एंसेस्टर। एक बहुत बड़ा सा बीस्ट था जिसकी पूरी बॉडी के ऊपर काफी सारी काउंटलेस आईज थी। वो मूवमैन को डिटेक्ट करने की कोशिश करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। ये बीइंग भी इस वक्त मूवमैन को नहीं रोक पा रहा था। मूवमैन सही में पूरी तरीके से पागल हो चुका था। ये अंधाधुन अटैक कर रहा था, अंधाधुन आसपास के स्पेस की ऐसी की तैसी कर रहा था। सारे एंसेस्टर एक साथ मिलकर इसे रोकता है। ये जो बंदा था ये हंसते हंसते उनके ले रहा था। अभी हम लोग को एक काफी ज्यादा पावरफुल एंसेस्टर देखने के लिए मिलता है। नाम था इन्फिनाइट स्नेक एंसेस्टर, टॉप टायर की एंटिटी थी इन सारे के सारे लोगों के अंदर। ये मूवमेंट को सप्रेस करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे एंट्री हो जाती है हमारी स्टारलाइट लॉर्ड की। इसकी एक्सपर्टीज थी स्पेस टाइम के अंदर एंड वहीं पे गोल्डन लॉर्ड भी अपनी एंट्री मार लेता है। दोनों के दोनों एक साथ मिलकर इन्फिनाइट स्नेक एंसेस्टर को रोक लेता है। गोल्डन लॉर्ड था उसके बॉडी के अंदर से ब्लैक ऑरास बाहर आ रहे थे, ये एंसेस्टर के फॉर्मेशंस को पूरी तरीके से कमजोर कर रहे थे। इसी के साथ ये जो 13 ब्लैक ऑरास थे फॉर्मेशंस के 13 जगहों पे जाके चिपक जाते हैं। वहाँ पे काफी ज्यादा बड़े बड़े मैसिव एक्सप्लोजन होता है। एंसेस्टर होता है वो डेस्परेटली इन सारे के सारे अटैक से अपने आप को रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। ऑलरेडी काफी सारे एंसेस्टर पूरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे, कुछ मारे भी गए थे। फिर वापस से एंट्री होती है लॉर्ड मिंग हुआ की। काफी सारी अनअवॉइडेबल गोल्डन लाइटनिंग स्ट्राइक्स कर देता है लगभग 12 एंसेस्टर्स के ऊपर। उनकी इस 12 स्ट्राइक्स के कारण वो जो 12 एंसेस्टर होते हैं वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। जो लू फैंग होता है वो अपने स्काई स्प्लिटिंग सेबर के साथ लगभग 100 ऑफ ब्लेड स्लैश फेंक देता है एंसेस्टर्स की तरफ। के साथ काफी सारे एंसेस्टर्स को ये जो हिट्स होती है वो डायरेक्टली लगती है, के कारण वो दो हिस्सों के अंदर बढ़ जाता है, के कारण उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो और ज्यादा वीक हो जाती है। धीरे करके हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था कि ये जो पूरा का पूरा बैटल है मल्टीमीटर्स के तरफ जा रहा है। तभी हम लोगों को अचानक से पीछे का स्पेस फटते हुए नजर आता है। एक दूसरे टाइमलाइन के अंदर से एक बहुत बड़ा सा हाथ बाहर आता है, स्पेस टाइम को सप्रेस करते हुए बाहर निकलता है। जो हाथ होता है ये बाहर निकलते ही योमो एंसेस्टर को जकड़ लेता है अपने अंदर। योमो एंसेस्टर को मरने से रोकता है। सडनली जो योमो एंसेस्टर की बॉडी का जितना भी लाइफ फोर्स होता है उसे अपने बॉडी के अंदर चूस लेता है। एक दूसरा एंसेस्टर था जिसका नाम था इन्फिनाइट एंसेस्टर, जो टॉप 3 पावर हाउसेस के अंदर से एक था प्रिमोडियल कैंप के अंदर। तो ये जो इन्फिनाइट एंसेस्टर है सबसे ज्यादा इज्जत मिलती है एंसेस्टर्स के अंदर, उसके पास काफी सारी यूनिक एबिलिटीज है। कुल मिला के गाइस जो योमो एंसेस्टर था वो मरने ही वाला था। उसके मरने से पहले इस बंदे ने उस बंदे को पकड़ा और उसके बॉडी का जितना भी लाइफ फोर्स था अपने बॉडी के अंदर मर्ज कर लिया। उसके बाद जो इन्फिनाइट एंसेस्टर होता है वो बाकी लोगों को कहता है सभी लोग अपनी पोजीशंस को मेंटेन करके रखो। बार जैसे हम लॉर्ड्स की न्यू स्ट्रेटेजीज को समझ जाएंगे के बाद हम आराम से उनके ऊपर काउंटर अटैक कर सकते हैं। जो एंसेस्टर्स थे वो काफी ज्यादा शॉक थे। मूवमैन, जिन, मिंग हुआ वो कितने जल्दी कैसे रिकवर हो पा रहे हैं, बार बार अपने मेन अवतार्स को बर्न कर रहे हैं, पोटेंशियल्स के साथ अटैक कर रहे हैं, उसके बाद भी ये लोग पूरी तरीके से अपनी पीक कंडीशन को मेंटेन कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ जो लॉर्ड मूवमैन, जिन, मिंग हुआ ये लोग जो थे लगातार अपनी पूरी बॉडी का इस्तेमाल कर रहे थे, अपने बैटल अवतार्स को बर्न कर रहे थे ताकि वो और ज्यादा पावर्स का इस्तेमाल कर सके, वो और ज्यादा डेस्परेशन के साथ फाइट कर रहे थे। जो मूवमैन होता है वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग सोल फ्लक्चुएशन अटैक लॉन्च करता है, डायरेक्टली उन एंसेस्टर्स की बॉडी को पेनिट्रेट कर जाता है। जो जिन लॉर्ड होता है वो काफी ज्यादा बड़ी बड़ी मैसिव डिस्ट्रक्शन रिफ्ट्स को क्रिएट करता है। तो एक ही बारी के अंदर दो काफी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड एंसेस्टर को निगल लेता है एंड बाकी के जो एंसेस्टर होते हैं
वो पूरी तरीके से स्टन रह जाता है। साथ साफ साफ हम लोगों को पूरे के पूरे बैटल के अंदर देखने के लिए मिल सकता था कि जो कल्टीवेटर कैंप्स के लॉर्ड है उन्होंने पूरी तरीके से एंसेस्टर्स की चड्डी गीली कर दी है। एंसेस्टर्स को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। इस इंटेंस वॉर से पहले बस आज तक 3 ही प्रिमोडियल एंसेस्टर्स मारे गए थे एक कॉम्बैट के अंदर। उसके बाद जो एंसेस्टर्स है वो डे बाय डे और ज्यादा पावरफुल होते जा रहे थे पास्ट बैटल्स के बाद। दूसरी तरफ जो लॉर्ड थे कल्टीवेटर कैंप के और ज्यादा वीक होते जा रहे थे। इतना अचानक से सब कुछ बदल चुका था। तो और एंसेस्टर काफी ज्यादा कम टाइम के अंदर मारे गए थे। इसके कारण पूरा का पूरा इनिट प्रिमोडियल लाइफ कैंप को बहुत बड़ा धक्का बैठा था। एंसेस्टर्स के अंदर हम लोगों को एक और एंसेस्टर देखने के लिए मिलता है जिसका नाम होता है साइलेंट एक्सटेंशन एंसेस्टर। टॉप 3 एंसेस्टर्स के अंदर आता है। इसके पास कुछ एबिलिटीज थी जिसके कारण इसको पता चलता है लू फैंग है वो एक न्यूली राइजन लॉर्ड है कैंप का जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज है। स्पीडली अपने कंपेनियंस को पूरी तरीके से पैनिकल स्टेट के अंदर रिस्टोर कर सकता है के वक्त, जिसके कारण ये जो बंदा है ये अभी काफी ज्यादा एसेंशियल पर्सन बन चुका है पूरे के पूरे कल्टीवेटर कैंप के अंदर। एंड इसलिए जो ऑफेंसिव लॉर्ड्स है पूरी तरीके से पागल होकर अटैक कर रहे हैं क्योंकि उन्हें एनर्जी रिजर्व्स की कोई भी दिक्कत नहीं है। टिल और अनलेस वो मर ना जाए आराम से उन्हें पूरी तरीके से रिस्टोर कर सकता है। साइलेंट एक्सटेंशन एंसेस्टर होता है वो बाकी के स्ट्रॉन्ग एंसेस्टर्स को ऑर्डर देता है सभी लोगों को मिलकर लू फैंग को मारना है। 1000 आई स्टार लू इन्फिनाइट स्नेक एंसेस्टर और इन्फिनाइट एंसेस्टर को भेज देता है लू फैंग के ऊपर डायरेक्टली अटैक करने के लिए, क्योंकि अगर लू फैंग जिंदा रहा तो पूरी तरीके से वॉर को उथल पुथल कर देगा। बाद जो एंसेस्टर होते हैं काफी ज्यादा पावरफुल जॉइंट असल्ट यानी कि काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करते हैं लू फैंग के ऊपर कि वो लू फैंग की सोल और बॉडी दोनों के ऊपर अटैक कर रहे थे। उनकी जो टेक्निक्स थी वो काफी ज्यादा ब्रूटल थी, कंसंट्रेटेड माइंड अटैक्स थे। आराम से सारे के सारे डिफेंसेस को बाईपास करते हुए डायरेक्टली लू फैंग के एसेंस के ऊपर जाके हिट होता है। लेकिन वही दूसरी तरफ जो लू फैंग की विल होती है सोल पूरी तरीके से एक अलग ही लेवल के ऊपर पहुंच चुकी थी। इसे घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। दूसरी तरफ उसका जो बॉडी था पूरी तरीके से प्रिमोडियल लाइफ एंड डेड डाओ से मिलकर बना था। माइंड कॉन्शियस सिस्टम भी एक अलग लेवल के ऊपर ट्रांसफॉर्म हो चुका था, इसलिए आराम से वो इस अटैक को भी झेल लेता है। कुल मिला के ना लू फैंग के माइंड पे कोई असर पड़ता है ना उसके बॉडी के ऊपर, वो सामने वाले की एनर्जी को अपने एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। चलिए गाइस देखा जाए तो इसके पीछे काफी सारे रीजंस है। इन एंसेस्टर ने जो भी अटैक किए थे अटैक्स एलिमेंट्री एरे के कारण काफी ज्यादा कमजोर हो गए थे क्योंकि मास्टर युआन के द्वारा बनाई गई थी यहाँ पे। इसलिए लू फैंग के ऊपर जितने भी अटैक्स आए थे उनका कंसंट्रेशन काफी ज्यादा कम हो चुका था। जो टेक्निक्स थी ये प्रीवियस बैटल्स के अंदर काफी ज्यादा लीथल मानी जाती थी यानी कि काफी ज्यादा खूंखार। अभी लू फैंग के सामने ये सब पूरी तरीके से बेकार हो जा रहा था। एंड ये जो एंसेस्टर्स होते हैं ये लोग समझ जाते हैं कि अभी ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए वो लोग रिट्रीट करने के बारे में सोचता है। साथ हम लोग को इन्फिनाइट एंसेस्टर देखने के लिए मिलता है जो कि एक बहुत बड़े से मैसिव बॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो मैसिव लाइट का बॉल था बाकी के एंसेस्टर्स को अपने अंदर निगल लेता है। यहाँ से निकलने के बारे में सोचता है। वो लोग समझ चुके थे कि अभी वो लॉर्ड्स के साथ नहीं लड़ सकते। दूसरी तरफ जो लॉर्ड्स थे यानी कि जिन, मोमैन, मिंगहुआ, स्टारलाइट, वुलन, युआन, नाइगू एंड लू फैंग के फेसेस के ऊपर स्माइल थी। सेलिब्रेट करते हैं। आफ्टर ऑल उन लोगों ने कुल मिला के 3 एंसेस्टर्स को मार दिया था काफी ज्यादा कम टाइम के अंदर। जब लू फैंग ने सरप्राइज अटैक किया था इन लोगों के ऊपर उसके कारण काफी सारे एंसेस्टर काफी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं। पूरी की पूरी बैटलफील्ड खाली हो चुकी थी। उनका जो अटेंशन होता है वो एक मिस्टीरियस इनिशियल एंसेस्टर के ऊपर जाता है। गाइस ये जो इनिशियल एंसेस्टर है देखा जाए तो एक बहुत बड़ी कोलिजल एंटिटी है यानी कि एक तरीके का बहुत बड़ी कोई तो भी चीज है स्पेस के अंदर तैरती रहती है, अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलती। जितने भी एंसेस्टर्स होते हैं वो सारे के सारे इस चीज को अपने डिफेंस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये चीज जिंदा है, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। इस चीज का नाम है इनिशियल एंसेस्टर। जब लू फैंग इनिशियल एंसेस्टर के ऊपर अपने लेजेंडरी स्काई स्प्लिटिंग सेबर के थ्रू अटैक करता है तो बस हल्के फुल्के स्क्रैचेस आ पाते हैं इसकी बॉडी के ऊपर। बाद जो इनिशियल एंसेस्टर होता है वो काफी ज्यादा डीप वॉइस के अंदर लू फैंग से कहता है, लू फैंग तुम्हारा नाम लू फैंग है, तुम 8 लॉर्ड हो। इनिशियल एंसेस्टर की आवाज के अंदर ना डर देखने के लिए मिल सकता था ना कोई एग्रेशन कहा जाएगा। इस तो ये जो अजीब सी चीज है ये टॉप 4 मोस्ट पावरफुल एंसेस्टर्स के अंदर आती है। इनिशियल एंसेस्टर होता है वो लू फैंग से कहता है चाहे तुम कुछ भी कर दो एंसेस्टर्स काफी ज्यादा तेजी से बढ़ता है, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। टेम्पररी तुम लोग जीत चुके हो, फ्यूचर के अंदर तुम्हारे पास कोई भी होप नहीं है जीतने की। जो लॉर्ड जिन होता है वो बोल्डली आगे आते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है हम इतनी जल्दी हार मान लेने वाले हैं? ऐसे भी जो हमारे लॉर्ड्स है वो पूरी तरीके से अनडाइंग है। तुम एंसेस्टर तुम हमारा खाना हो। ऐसे भी अभी तक हम तुम्हारे कुल मिला के 20 एंसेस्टर्स को मार चुके हैं, अभी तक तुम हमारा एक सिंगल लॉर्ड भी नहीं मार पाए। साइलेंट एक्सटेंशन एंसेस्टर होता है वो कामली रिप्लाई देते हुए कहता है अच्छा ऐसी बात है, जितना टाइम तुम्हें हमारे 20 एंसेस्टर्स को मारने के लिए लगा उससे कम टाइम के अंदर हम लोगों ने कुल मिला के 32 न्यू एंसेस्टर्स को पैदा कर लिया। साथ जो एंसेस्टर्स थे उनको साफ साफ पता चल रहा था अभी इन लोगों के साथ फाइट करके कोई भी मतलब नहीं है। जो लॉर्ड्स है वो पूरी तरीके से अनडाइंग है। जितना ज्यादा टाइम ये लोग फाइट करेंगे इतना ज्यादा इन लोगों के नंबर्स कम होंगे। फिल्म में गाइस ये जो एंसेस्टर्स होते हैं इन लोगों का बस एक ही कहना था, इन लोगों के सर्वाइवल के लिए इन लोगों को सोर्स वर्ल्ड को कंज्यूम करना पड़ता है, उसी के थ्रू ये लोग और ज्यादा पावरफुल होता है। कुल मिला के इन लोगों का एक ही लॉजिक था, अगर जो लॉर्ड्स है वो सोर्स वर्ल्ड इन लोगों के हवाले कर देते हैं आराम से सोर्स वर्ल्ड को डिवॉर करेंगे। इतने इनको चाहिए, बचे कुछ जितने भी सोर्स वर्ल्ड
वर्ल्ड होंगे वो कल्टीवेटर कैंप के लिए छोड़ देंगे। जो 8 लॉर्ड्स थे उन लोगों ने पूरी तरीके से इन लोगों की प्रपोजल को इग्नोर कर दिया। लोगों ने अपनी खुद की एक आर्मी बना ली के थ्रू वो उन एंसेस्टर्स को ब्लॉक कर रहे थे। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को लैंड ऑफ इटर्निटी देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे बस वही बींग्स रहते हैं, ऑलरेडी हाईएस्ट पेनिकल पावर तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे कुल मिला के हम लोगों को 3 लोग देखने के लिए मिल सकते थे, क्योंकि इस वक्त पूरी तरीके से ध्यान से नहीं देखने के लिए मिलते, बट उनमें से एक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। बॉडी के ऊपर काफी बड़ा आर्मर था, उसके काफी सारे फेदर्स भी थे। वो दोनों तरफ के बैटल को देखता है एंड काफी ज्यादा खुश होता है। कभी भी नहीं सोचा था कि ये जो 8 लॉर्ड्स है इतनी ज्यादा तेजी से ग्रो हो जाएंगे। इनके बीच में एक फेदर क्रिएचर था, उसे फेदर एम्परर भी कहा जाता है। कहता है ये जो 8 लॉर्ड्स है काफी स्पेशल क्रिएचर्स है, कहा जाए तो ये लोग काफी ज्यादा वीक क्रिएचर्स है। इन्होंने अपने आप को कल्टीवेट करके काफी ज्यादा पावरफुल बना लिया, सुप्रीम पावर के एसेंस तक पहुंच गए। अरे साथ खड़े होने के लिए ये लोग काफी ज्यादा स्पेशल है। एक किशन काफी ज्यादा पावरफुल है। पहले स्टारलाइट लॉर्ड को काफी ज्यादा पसंद करता था। मिंग हुआंग के साथ तो मेरी दोस्ती भी है, उसमें वो जो जिन है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो काफी ज्यादा शेमलेस है। लास्ट टाइम हम एबेस ऑफ डिस्ट्रक्शन के अंदर मिले थे, वो डायरेक्टली मुझे फेस भी नहीं कर पाया। मेरे ऊपर तब अटैक किया जब मैं स्लॉटर के बीच पे था। ये जो बंदा है ये हंट पे निकला होगा, वो इनेट लाइफ फॉर्म्स को मार रहा होगा, तभी जो जिन है उसने उसके ऊपर हमला कर दिया। डायरेक्टली इसके साथ कॉम्बैक्ट नहीं किया, ये इसको बेशर्म कह रहा था। कहता है गोल्डन लॉर्ड, लॉर्ड मोमैन और लॉर्ड नाइगू जो 3 है सबसे ज्यादा डिजर्विंग है पूरे के पूरे कल्टीवेटर कैंप के अंदर से। तो जो लॉर्ड नाइगू है वो घंटा भी मेरा अकेला कुछ नहीं उखाड़ सकता। उसने गोल्डन लॉर्ड, लॉर्ड मोमैन, इन तीनों ने मिलके एक साथ मेरे ऊपर अटैक किया था। ये जो फेदर क्रिएचर था उसके साइड में एक और व्हाइट बैटल आर्मर पहना हुआ एक और क्रिएचर था और कहता है हाँ मैंने देखा था, उसने तुम्हारे के सारे फेदर्स को उखाड़ दिया था, तुम किसी मुर्गी के जैसे दिख रहे थे। भाई वो जो मुर्गी जैसा क्रिएचर था फेदर क्रिएचर, उसे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है ज़ियो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जो व्हाइट बैटल आर्मर वाला पर्सन होता है वो कहता है अरे ठीक है भाई माफ कर दे मुझे। वो अपने हाथों को वेव करता है, सामने एक इमेज आ जाती है फेदर क्रिएचर की। वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड था, उसकी बॉडी के सारे फेदर निकल गए थे, उसको छोटे मोटे फेदर बचे हुए थे, उसकी पूरी बॉडी खून से लथपथ थी। इस इमेज को दिखाते हुए कहता है हाँ मुझे याद है, मुझे माफ करना, अभी भी तुम्हारे सर के ऊपर थोड़े 2-4 बाल तो थे ही। ये चीज देखने के बाद वो जो फेदर क्रिएटर होता है उसका तो दिमाग खराब हो जाता है। वो जो बैटल आर्मर वाला क्रिएचर होता है वो एक और बार हंस देता है जोर से, उसके बाद वो उस इमेज को हटा देता है। ये लोग ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल क्रिएचर्स हैं एंड ये लोग बोर हो चुके हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ मस्ती करते रहते हैं थोड़ी बहुत। लोगों के पास कोई भी ट्राइब नहीं है, कोई भी कंपेनियन नहीं है, लोग पूरी तरीके से अकेले रहता है। इसलिए उसके बाद भी वो इतने ज्यादा पावरफुल बने, उन्हें अपने लिए कुछ ना कुछ तो ढूंढना पड़ेगा इसके थ्रू वो एंजॉय कर सके। जो फेदर क्रिएचर होता है वो भी काफी ज्यादा सह के लेता है। उसका बस एक ही डिसेंडेंट था जो था काई फुजियो, ये भी अकेला ही रहता था, इनसे घंटा किसी से डर नहीं लगता था। ये हर फसाद के अंदर जबरदस्ती अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करता था। काई फुजियो एंड फेदर एम्परर दोनों के दोनों बैटलफील्ड की तरफ देखते हैं जहाँ पे जो 8 लॉर्ड्स थे वो 73 एंसेस्टर्स के साथ फाइट कर रहे थे। वो लोग देखते हैं कि उन्होंने 3 एंसेस्टर्स को मार दिया, बाकी के एंसेस्टर भाग गए। वो लोग कल्टीवेटर लॉर्ड्स की काफी तारीफ करते हैं। लोग कहते हैं कि जब ये लोग एक साथ काम करते हैं तो इन्फिनाइट पिरामिडल स्पेस के अंदर ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल फोर्स बन जाता है। अगर इन लोगों की बात की जाए गाइस, इनके ग्रुप के अंदर कुल मिला के कोई भी नहीं है, तो अकेले है। अकेले होने के बाद भी ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल है, इसलिए लोग लैंड ऑफ इटर्निटी के अंदर रहते हैं। गाइस मतलब काफी सारे लॉर्ड्स को मिलके इन लोगों के साथ फाइट करनी पड़ती है, तब जाके जो लॉर्ड्स है वो इनको टक्कर दे सकता है। लोगों को और भी कुछ एशियंट बीइंग्स देखने के लिए मिलता है। तो इस बैटल वॉर की तरफ देखते हुए कहता है जो कल्टीवेटर कैंप है फाइनली अपर हैंड गेन कर रहा है। एशियंट बीइंग्स कहता है लोगों ने भी कल्टीवेटर कैंप के कुल मिला के 3 वर्ल्ड ग्रुप्स को कॉन्कर किया था। इस वॉर खत्म होने के बाद वो जो 8 लॉर्ड्स है क्या वो हमें टारगेट करेंगे? तो थोड़ा सा अनईजी सा फील हो रहा था। अचानक से जो कल्टीवेटर कैंप है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। जब इन 2 कैंप्स की फाइट हो रही थी तो बाकी के जो कैंप्स थे लोग इसकी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए वर्ल्ड ग्रुप्स को हथियाना चाहते थे। उनके हिसाब से जो कल्टीवेटर कैंप है वो फेल होने ही वाला था। इनेट प्रिमोडियल लाइफ कैंप ऑलरेडी उनके ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड ग्रुप्स को हथिया चुका था। किसने सोचा था कि एट द एंड ये जो सिचुएशन है पूरी तरीके से रिवर्स हो जाएगी। एक बार वो जो 8 कल्टीवेटर लॉर्ड्स है इस वॉर को जीत जाते उसके बाद वो रुकने नहीं वाले। सिचुएशन का एडवांटेज लेते हुए कि ये कैंप्स के ऊपर हमला कर देंगे। कुल मिला के देखा जाए तो कुल मिला के 12 फोर्सेज है। कल्टीवेटर कैंप, इनेट कल्टीवेटर कैंप, पीक कैंप, इतने ही नाम देके रखे फिलहाल तो यहाँ पे। इनमें से जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो आइस पीक कैंप है। आइस पीक कैंप है 12 बींग्स के द्वारा फॉर्म किया गया है जो कि लैंड ऑफ इटर्निटी के अंदर रहता है। उनके जो नंबर है वो काफी ज्यादा कम है इनेट पिरामिडल लाइफ कैंप के थ्रू। जो आइस पीक कैंप के लोग है वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है क्योंकि उनके पास उनकी कोई भी खुद की ट्राइब नहीं है कंसर्न करने के लिए। पूरी तरीके से डोमिनेटिंग एक्ट करते हैं, घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। वो मार काट के ऊपर उतर आते तो वो पूरी तरीके से जंगली बन जाता है। उन्हें सोर्स वर्ल्ड ओरिजिन की भी ज्यादा कोई केयर नहीं है, बस एक्सट्रीमली स्पीशियस एंड प्रीशियस रिसोर्सेज की जरूरत है। काफी ज्यादा वास्ट टेरिटरी की। आइस पीक कैंप अभी तक शांत बैठा हुआ है तो उसने बस कुछ 100 ऑफ वर्ल्ड ग्रुप्स को ऑक्युपाई किया है। ये चीज ऑलरेडी उन लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज है। लोगों ने बाकी के जो वर्ल्ड ग्रुप्स है उन्हें छोड़ दिया है बाकी लोगों के लिए ना। उनकी पावर के साथ वो आराम से सारे के सारे वर्ल्ड ग्रुप्स को सीज कर सकते थे। इन शिफ्ट होता हम लोग को कल्टीवेटेड टेरिटरी देखने के लिए मिलती है डार्क वर्ल्ड ग्रुप के अंदर। हम लोग को युआंग सिटी के अंदर देखने के लिए मिलता है। उसकी जो पूरी
की पूरी बॉडी थी वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी और उसका जो एनर्जी रिजर्व था वो बस 1% के आसपास ही था। इसलिए जो 1% एनर्जी रिजर्व है ये भी किसी भी स्मॉलेस्ट लॉर्ड के बैटल अवतार के बराबर में है। इनको पता चलता है कि जो कल्टीवेटर कैंप है वो सही में काफी ज्यादा क्राइसिस के अंदर था। जब लू फेंग ने अपना ब्रेक थ्रू किया उसके बाद जाके उन्हें कुछ आराम मिला एंड ब्रेक थ्रू के बाद ही लू फेंग और भी काफी सारे सीक्रेट जान पाए कल्टीवेटर कैंप्स के। पूरे के पूरे इनफाइनाइट प्रिमिडल स्पेस के अंदर देखा जाए तो वहाँ पे भी काफी सारे और भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। प्रिमिडल लाइफ कैंप है देखा जाए तो सबसे ज्यादा हॉस्टाइल फोर्स माना जाता है, सबसे ज्यादा लड़ाकू वाले जो हमेशा लड़ते रहते हैं। दूसरी तरफ जो युआन है सबसे ज्यादा मोस्ट हम्बल बीइंग माना जाता है, जो काफी ज्यादा लंबा रास्ता तय करके इस लेवल तक पहुंच पाया। के बाद भी अपने जैसे और लोगों को पनाह दी, को गाइड किया, धीरे धीरे करके और भी ज्यादा पावरफुल लॉर्ड्स बनते गए। बट फिर लू फेंग एक लंबी सांस लेता और कहता है के बाद एक सारे के सारे जितने भी प्रॉब्लम्स है कल्टीवेटर कैंप के अंदर सारी रिजॉल्व हो जाएगी। जो लॉर्ड्स होते हैं उनके पास इनफिनाइटली लॉन्ग लाइफ स्पैन होती है, बस काफी ज्यादा टाइम था लड़ने के लिए। जितने भी लॉर्ड्स है वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे। इसके साथ हम लोगों को लू फेंग देखने के लिए मिलता है कि अपने होम सोर्स वर्ल्ड ओरिजिन को फाइंड करता है। तो होम सोर्स वर्ल्ड ओरिजिन होता है वो लू फेंग को बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करता। जब लू फेंग इसे पूरी तरीके से रिफाइन कर लेता है के बाद उसका जो होम सोर्स वर्ल्ड ओरिजिन था उसकी एक दूसरी फिजिकल बॉडी बन जाती है। देखा जाए तो इस वक्त पूरा पूरा जो लैंड ऑफ ओरिजिन सोर्स वर्ल्ड था उसके अंदर ऐसा कोई भी सीक्रेट नहीं था जो लू फेंग के लिए सीक्रेट हो। ये पूरी की पूरी लू फेंग की बॉडी बन चुकी थी। जितने भी क्रिएचर इस जगह के ऊपर मारे गए हैं लू फेंग आराम से उन सारे के सारे क्रिएचर्स को वापिस से जिंदा कर सकता था। एंड गाइस अभी आएगा मजा, लू फेंग बन चुका है भगवान। जगह के ऊपर लू फेंग इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है पूरे के पूरे एंटायर सोर्स वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग मारे गए हैं, पूरे के पूरे ब्रेडेड केज के अंदर जितने भी लोग आज तक मारे गए हैं, लू फेंग के क्लोज वन, लू फेंग के दोस्त, सभी लोगों को लू फेंग वापस से जिंदा कर सकता है। उन्हें पास्ट टाइमलाइन से प्रेजेंट टाइमलाइन के अंदर लेके आ सकता है। वो उन्हें पूरी तरीके से इटरनल लाइफ प्रोवाइड कर सकता है। धीरे धीरे करके लू फेंग के दिमाग के अंदर काफी सारे फेसेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। जाइंट एक्स सीनियर के बाद उसे अपने टीचर की याद आती है, जैसे कि सेटिंग माउंटेन गेस्ट से तो वो जिंदा है। जब वो एक गॉड किंग जिन थे उन्होंने अपनी पूरी तरीके से अपनी फैमिली को पूरी तरीके से खो दिया था। वो सारे के सारे मोमेंट्स देख सकता था कि जो सेटिंग माउंटेन गेस्ट है वो कितनी ज्यादा दर्द के अंदर थे। एंड जो लू फेंग था वो काफी ज्यादा पीसफुल फील कर रहा था क्योंकि फाइनली वो एक लॉर्ड बन चुका है। उसके पास इतनी ज्यादा पावर है वो अपने सारे के सारे मरे हुए क्लोज वंस को वापस से जिंदा कर सकता है। वो अपने टीचर की मदद कर सकता है। टीचर जो अब तक डिप्रेशन के अंदर पड़े हुए थे वो उन्हें वापस से जीने की एक नई उम्मीद दे सकता है। ये शायद से सेटिंग माउंटेन गेस्ट के लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा लू फेंग की तरफ से। सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को बताया जाता है कि जो इनेट प्रिमिडल लाइफ कैंप है वो 2 मेजर होली लैंड्स के ऊपर बना हुआ है। कुल मिला के इसके अंदर 2 मेजर होली लैंड्स है, इन्फिनाइट वर्ल्ड और जाइंट गॉड रिलम। इन्फिनाइट वर्ल्ड के अंदर इन्फिनाइट ग्रेट सर्पेंट क्लैन है जिसके अंदर कुल मिला के 10 से भी ज्यादा पावरफुल एंसेस्टर्स है जो कि हाईएस्ट लेवल के ऊपर है। जो जाइंट गॉड रिलम है एक ऐसा मिस्टीरियस वर्ल्ड है जहाँ पे जो लाइफ है वो बॉर्न वर्ल्ड लेवल प्रिमिडियल लाइफ स्टेज के ऊपर होती है। कुल मिला के जो इनेट प्रिमिडियल लाइफ फॉर्म थे यानी कि वो एंसेस्टर्स वो ऑलरेडी वॉर हार चुके थे, इसलिए उनके अंदर से जो इन्फिनाइट स्नेक एंसेस्टर, साइलेंट एक्सटेंशन एंसेस्टर, इन्फरेंस फायर एंसेस्टर और इन्फिनाइट एंसेस्टर होता है, ये लोग जाइंट गॉड रिलम के अंदर जाते हैं मदद मांगने के लिए। जो कल्टीवेटर कैंप है वो काफी ज्यादा तेज से बढ़ रहा था कि जो 8 फॉर्मिडेबल लॉर्ड्स थे काफी ज्यादा तेज से और ज्यादा पावरफुल हो रहे थे। लू फेंग ने तो पूरी तरीके से तबाही मचा ली थी, उन्हें किसी की मदद की जरूरत थी जो कल्टीवेटर कैंप को धूल चका सके। एट द एंड ये लोग जो मदद मांगने जाते हैं जो जाइंट गॉड एम्परर होता है वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। बस उसकी एक कंडीशन होती है कि वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा बैटल के अंदर, बस अपना लिमिटेड कॉन्ट्रीब्यूशन देगा। मिला के इन्हें 2 एंसेस्टर्स की मदद मिली थी, ब्लैक टाइड एंसेस्टर और प्रिमिडियल बीस्ट एंसेस्टर। ब्लैक टाइड एंसेस्टर होता है अपने आप में ही तबाही कहा जाता है। वही दूसरी तरफ जो प्रिमिडियल बीस्ट एंसेस्टर था वो एक कलरफुल मैसिव बीस्ट था। इसी के बाद ये सारे के सारे जो एंसेस्टर्स होते हैं वो लू फेंग के बारे में बात करते हैं। तो लू फेंग रेडेड केज के थ्रू आया है, लॉर्ड स्टेटस के ऊपर बस 2000 एपॉक्स के अंदर ही पहुंचा है। इवन उसका जो होमलैंड है यानी कि उसका सोर्स वर्ल्ड भी उसने बैटल के बाद ही रिफाइन किया। उसका जो टैलेंट एंड पोटेंशियल है काफी ज्यादा अलग है, प्रीवियस 7 लॉर्ड्स को पूरी तरीके से सरपास कर देता है। कुछ भी हो जाए आज नहीं तो कल एक काफी खूंखार बैटल पूरी तरीके से होना ही होना है। इसके साथ हम लोग को देखने के लिए मिलता है 35 एंसेस्टर्स, जाइंट गॉड एम्परर, ब्लैक टाइड एंसेस्टर और प्रिमिडियल बीस्ट एंसेस्टर लोगों के साथ थे। वो फाइनली एंसेस्टर्स के साथ मिल चुके थे इनेट प्रिमिडियल लाइफ फॉर्म्स के साथ। जो टेरिफाइंग कलेक्टिव एनर्जी होती है काफी ज्यादा पावरफुल वेव छोड़ दी थी इनफिनाइट प्रिमिडियल स्पेस के अंदर। जो फ्लक्चुएशंस होती है वो 8 कल्टीवेटर लॉर्ड्स फील कर लेते हैं। कि सामने खड़े थे युआन, जिन, मिंग, हुआंग, मोमैन, नाइगू, वुलैन, स्टारलाइट और लू फेंग। सभी लोगों के जो फिगर्स थे वो एक डिफेंसिव एरे बना के खड़े थे। उनकी आंखें पूरी तरीके से सामने वाली अप्रोचिंग फोर्स के ऊपर लगी हुई थी। स्टारलाइट लॉर्ड था, पास ऑलरेडी फ्यूचर देखने की प्रोबेबिलिटी थी, पता था कि फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है। ये लोग पहले से यहाँ पे आके खड़े थे। इस वक्त लगभग 100 एंसेस्टर से भी ज्यादा एंसेस्टर्स के अंदर से जो 9 एम्परर्स है वो एक तरीके से कोर की तरह काम करेंगे। पार का जो इनेट प्रिमिडियल लाइफ कैंप है काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है कल्टीवेटर कैंप से। लेकिन लू फेंग के लिए यहाँ पे एक नई डेस्टिनी बन चुकी थी कि अगर इस वक्त जो लू फेंग है वो कोई चमत्कार कर देता है, ये वाला बैटल जो कल्टीवेटर कैंप है वो जीत
जाता है, फ्यूचर के अंदर और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। अगर ये बैटल वो हार जाता है, क्योंकि जितनी भी फ्यूचर जनरेशन होगी वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो 8 लॉर्ड्स होता है पेशेंटली वेट कर रहे थे। हमारे कल्टीवेटर साइड के 8 लॉर्ड्स से वो खड़े थे, उसके सामने पूरी की पूरी एंटायर इन्फिनाइट प्रिमोडियल स्पेस की आर्मी, इसमें 100 से भी ज्यादा एंसेस्टर्स थे। इसके साथ वो जो 100 से भी ज्यादा एंसेस्टर्स थे, अंदर से जो इनिशियल एंसेस्टर था, बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल इंटेंस लाइट निकलती है, बाकी के एंसेस्टर्स को हाईलाइट करता है। मिला के यहाँ पे 105 एंसेस्टर्स थे एंड कुछ 9 एम्परर्स। इसी के साथ ये सारे के सारे एक साथ हल्ला बोल कर देते हैं। हम लोग को दूसरी तरफ 8 लॉर्ड्स का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। सबसे ज्यादा आगे वाले साइड के ऊपर खड़ा था हमारा वुलान एंड हमारे लू फैंग। जो 105 एंसेस्टर थे, इन लोगों का जो सबसे मेन टारगेट था वो था लू फैंग एंड वुलान, कि इन्हीं लोगों ने सारे के सारे बाकी के एंसेस्टर्स को प्रोटेक्ट करके रखा था। वुलान था, उसके फेस के ऊपर स्माइल थी, जोर जोर से हंसता और कहता है जाओ तुम सभी लोगों को खा जाऊंगा मैं। लगभग आधे से ज्यादा फोर्स को रोक लेता है। बाकी की जो आधी फोर्स थी वो जाके लू फैंग से टकरा जाती है। लू फैंग की जो बड़ी सी बॉडी होती है, के ऊपर एक बहुत बड़ा सा मैसिव सा वुंड अपीयर हो जाता है, कि इतनी सारी एनर्जी लू फैंग ने इससे पहले अपने ऊपर नहीं झेली थी। लू फैंग को ये जो ये प्रेशर है ये रिफ्लेक्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए लू फैंग रिफ्लेक्ट कर लेता है। फैंग का जो एनर्जी रिजर्व है वो काफी ज्यादा अलार्मिंग रेट के अंदर डिक्रीज हो रहा था। इस वक्त जो लू फैंग था वो लगभग अपने 5% एनर्जी रिजर्व को हर सेकंड खो रहा था। धीरे धीरे करके उसके बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा बड़े बड़े मूड्स अपीयर होना स्टार्ट हो चुके थे। लू फैंग को थोड़ी मोटी इंजरीज आ चुकी थी। उसके बॉडी के अंदर के जो 108 मिलियन ओरिजिन्स थे वो उसके बॉडी को पूरी तरह से रीजनरेट कर देता है। जो लू फैंग की एंडोरेंस होती है वो पूरी तरीके से उन एंसेस्टर्स को शॉक कर देती है। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि एक न्यूली मोटेड लॉर्ड अभी अभी लॉर्ड बना हो, बस फाइट का कोई भी एक्सपीरियंस ना हो, इस तरीके के पावरफुल डिवास्टेटिंग अटैक को अपने ऊपर झेल लेगा। लॉर्ड मोमैन होता है। इसके बाद वो जोर से हंसता है और कहता है हमारी बारी। स्पेस टाइम को ट्रांसफॉर्म करता है। काफी सारे म्यूजिकल नोट्स के अंदर काफी सारे इनविजिबल सोल अटैक्स लॉन्च कर देता है सामने वाले एंसेस्टर्स के ऊपर। पहले से इंजर्ड एंसेस्टर थे वो और ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। लॉर्ड मोमैन होता है, वो हंसते हुए कहता है बार हम कुछ और एंसेस्टर्स को मारेंगे, ज्यादा मजा आएगा। पीछे से जिन कूद के आता है, वो 13 ब्लैक स्पीयर्स को लॉन्च कर देता है। उसके अंदर से प्योर एनर्जी फ्लो करती है। जैसे आसपास के एंसेस्टर्स के साथ टकराती है वो उन्हें एक्सप्लोड करके दूर फेंक देता है। वही सामने की तरफ हम लोगों को 9 एम्परर्स देखने के लिए मिल सकते थे। अपने जगह के ऊपर खड़े थे, वो बिल्कुल भी नहीं हिलते और सामने की तरफ से जितने भी अटैक्स हो रहे थे उन सारे के सारे अटैक्स को कमजोर कर रहे थे। इसके कारण जो एंसेस्टर्स थे उनके ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहे थे इन अटैक्स के वो काफी ज्यादा कम हो चुके थे। साथ हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो इन्फिनाइट एंसेस्टर, इन्फरेंस फायर एंसेस्टर और साइलेंट एक्सटेंशन एंसेस्टर है, तीनों मिलकर वुलान के ऊपर अटैक करते हैं, उसे रोकते हैं। जो वुलान होता है उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी एंसेस्टर्स को एक साथ संभालने के लिए। बाकी के जो एंसेस्टर्स होते हैं उनका जो फोकस होता है वो लू फैंग के ऊपर चला जाता है। वो कहता है लू फैंग को खत्म कर दो। 100 से भी ज्यादा एंसेस्टर्स एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, लू फैंग के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देते हैं। तभी स्टारलाइट लॉर्ड बीच में आ जाता है, एक काफी ज्यादा पावरफुल स्पेस टाइम मेज क्रिएट कर देता है बीच में, कि स्पेस के अंदर एक गैप बना देता है। गैप के अंदर ज्यादा से ज्यादा एंसेस्टर्स की जो अटैकिंग पावर थी वो चली जाती है। बचा हुआ जितना भी अटैक होता है वो लू फैंग को जाके हिट होता है। लू फैंग जैसे तैसे करके इस अटैक को झेल लेता है अपने ऊपर। अभी एक काफी ज्यादा बड़ा कोलोसल फिगर लू फैंग के सामने आता है, जिसके साथ साथ जायंट गॉड एम्परर, प्रिमोडियल बीस्ट एंसेस्टर और ब्लैक टाइड एंसेस्टर भी देखने के लिए मिल सकता था। लू फैंग इन सारी के सारी एंटिटीज को इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज कर लेता है। इसके साथ वो जो जायंट गॉड एम्परर होता है वो अपने 2 काफी ज्यादा पावरफुल डोमेन्स को रिलीज कर देता है। एक कलरफुल लाइट डोमेन था जिसके अंदर प्रिमोडियल बीस्ट एंसेस्टर देखने के लिए मिल सकता था। एक काफी ज्यादा पावरफुल एंडलेस ब्लैक टाइड डिजास्टर डोमेन के अंदर ब्लैक टाइड एंसेस्टर था। लू फैंग का जो लाइफ फोर्स था काफी ज्यादा मुश्किल से इस डिजास्टर को रजिस्ट कर पा रहा था, लेकिन इन दोनों के दोनों डोमेन्स की जो बाइंडिंग स्ट्रेंथ थी उसके कारण जो लू फैंग के डोमेन्स थे काफी ज्यादा वीक हो चुके थे। इवन जो लू फैंग की मूवमेंट टेक्निक थी वो भी काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। लू फैंग ज्यादा फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा था। लू फैंग अपने सेबर के थ्रू काफी सारे स्लैशेस को रिलीज करता है। जो लू फैंग की ब्लेड लाइट थी पूरी तरीके से इस ड्यूल डोमेन के अंदर पूरी तरीके से समर्ज हो जाती है, एक तरीके से खो जाती है, किसी भी एम्परर के फॉर्म तक पहुंच भी नहीं पाती। हम लोगों को उस जायंट गॉड एम्परर का एक बड़ा सा मैसिव सा आर्म देखने के लिए मिलता है। लू फैंग को चारों तरफ से एनवेलप कर लेता है, इस तरीके से वो लू फैंग को जकड़ लेता है। लू फैंग की पूरी तरीके से मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो चुकी थी। तो जितने भी एंसेस्टर्स थे वो सारे के सारे इन 2 एंसेस्टर्स के ऊपर अपना फोकस गड़ाए बैठे थे, लू फैंग एंड वुलान के ऊपर। इन दोनों को उन लोगों ने पूरी तरीके से रोक लिया था, दोनों को उन लोगों ने अपने कब्जे के अंदर ले लिया था। जो एंसेस्टर होता है वो चिल्लाते हुए कहता है 2 मोस्ट पावरफुल लॉर्ड्स को पकड़ लिया है जिनके पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल बॉडी है। हमें बाकी के एंसेस्टर्स के ऊपर अटैक कर देना चाहिए, इस चीज का फायदा उठाते हुए उनको प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी नहीं है। गॉड एम्परर और बाकी के जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने काफी सारे फॉर्मेशंस क्रिएट कर लिए थे। लू फैंग को काफी ज्यादा टाइटली जकड़ के रखा था। लू फैंग ये सब चीजें देखता है तो लू फैंग का दिमाग खराब हो जाता है। अचानक से जो लू फैंग की आंखें होती है वो पूरी तरीके से लाल हो जाती है एंड वो कहता है तुम लोग मुझे ट्रैप करोगे, तुम्हारी इतनी जरूरत। इसी के साथ जो लू फैंग होता है वो जगह के ऊपर पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो जाता है। लू फैंग के बॉडी के अंदर लगभग जो 108 बिलियन सोर्सेस थे, 108 मिलियन जो ओरिजिन्स थे वो एक साथ फटना शुरू हो जाता है। इनके फटने के कारण एक काफी ज्यादा बड़ा एंडलेस डेजलिंग एनर्जी स्टॉर्म क्रिएट हो जाता है। चारों तरफ बम ही बम फट रहे थे, बहुत बड़ा स्टॉर्म क्रिएट हो चुका था। इतना ज्यादा पावरफुल फोर्स कि पूरे एंसेस्टर्स का दिमाग हिला देता है।
है। कुछ टाइम तक ऐसा लग रहा था कि उन्होंने लू फेंग को पूरी तरीके से जकड़ के रखा है। अभी लू फेंग ने इन लोगों की पूरी तरीके से चड्डी गीली कर दी थी। तो क्या ही पता था कि जो लू फेंग है वो अपने खुद के बैटल अवतार को एक्सप्लोड कर देगा इन लोगों से निपटने के लिए। इतना संकेत उन्होंने लू फेंग को नहीं समझा था। इस साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो जायंट गॉड एम्परर, प्रीमोडियल बीस्ट एंसेस्टर और ब्लैक टाइड एंसेस्टर होता है। जैसे तैसे करके लू फेंग की इस अटैक को झेल लेता है, लेकिन इस अनएक्सपेक्टेड मूव के अंदर लू फेंग होता है वो एक फ्लैश के साथ अपनी जगह से डिसअपियर हो जाता है। जो लू फेंग था वो 108 बिलियन ओरिजिन्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका था। जो 108 बिलियन ओरिजिन्स थे ये किसी तरीके के जुगनू की तरह चमक रहे थे, काफी ज्यादा तेजी से रोटेट कर रहे थे, यानी कि एक टॉर्नेडो सा आ गया था यहाँ पे। लू फेंग की 3 फॉरबिडन टेक्निक्स के अंदर से एक था। लू फेंग ने नाम दिया था ओरिजिन ग्रेट डिस्ट्रक्शन। ये जो 108 बिलियन ओरिजिन्स थे वो आपस में घूम रहे थे गोल गोल। उन्होंने आपस में एक कोऑर्डिनेशन फॉर्म कर लिया था। फिर पावरफुल चेन रिएक्शन होता है, एक डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म बन जाता है। स्टॉर्म था ये बस सरफेस लेवल का डैमेज नहीं कर रहा था कि ये जो स्टॉर्म होता है वो इंस्टेंटली जायंट गॉड एम्परर के एब्डोमेन को ब्रेक कर देता है। कुल मिला के ये जो तूफान होता है ये किसी तरीके से छेद कर देता है इस जायंट गॉड एम्परर के पेट के अंदर। उसकी बॉडी को अंदर से काफी बुरी तरीके से डैमेज कर देता है। जो जायंट गॉड एम्परर था गाइस इसकी बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी थी, बहुत ज्यादा बड़ी। जो जायंट गॉड एम्परर होता है वो जोर से चिल्लाता है, काफी शॉक भी था और ये काफी गुस्से में भी था। जो ड्यूल प्रोटेक्शन डोमेन्स क्रिएट हुए थे प्रीमोडियल बीस्ट एंसेस्टर और ब्लैक टाइड एंसेस्टर के द्वारा, खुद के प्रोटेक्टिव डोमेन्स भी पूरी तरीके से लू फेंग के इस जायंट डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म के अंदर जकड़ गए थे। यानी कि कुल मिला के जो लू फेंग था उसने इन लोगों के डोमेन्स को अपने टॉर्नेडो का एक हिस्सा बना लिया था। थ्रू जो लू फेंग का जो बड़ा सा स्टॉर्म था, जो बड़ा सा टॉर्नेडो था वो और ज्यादा पावरफुल हो चुका था। बड़ा सा टॉर्नेडो था ये चारों डायरेक्शन के अंदर काफी तेजी से फैल रहा था। टाइम घूमने के बाद वो जो जायंट टॉर्नेडो होता है के कारण एक काफी स्पेशल रिएक्शन ट्रिगर होती है। आसपास का जो स्पेस टाइम होता है पूरी तरीके से खत्म होने लग जाता है एंड वो आसपास का जो स्पेस टाइम होता है वो फटके छोटे छोटे बॉल ऑफ लाइट के अंदर कन्वर्ट होने लग जाता है। आसपास के सराउंडिंग एंसेस्टर्स को उसके अंदर जकड़ लेता है। आसपास के एंसेस्टर्स से उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता रिएक्ट करने के लिए। कुछ ही टाइम के अंदर वो पूरी तरीके से झगड़ चुके थे इस चीज के अंदर। जायंट गॉड एम्परर था वो काफी गुस्से के अंदर आ जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो लू फेंग है वो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। उसकी जो बॉडी थी उसकी बॉडी पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड थी डोमेन के थ्रू। स्टिल उसके बॉडी के काफी सारे हिस्से पूरी तरीके से शैटर्ड हो चुके थे कि 1/3 बॉडी अभी भी पूरी तरीके से खो चुकी थी। ये खत्म कर दी थी लू फेंग ने। जो जायंट गॉड एम्परर होता है वो कहता है अपने बाकी के 2 कंपेनियन से कि अगर तुम नहीं होते, ये ड्यूल डोमेन नहीं होता तो मेरी बॉडी मैं पूरी तरीके से मारा जाता। इसके डोमेन्स के होने के बाद भी वो अपनी 1/3 बॉडी को खो देता है। जो प्रीमोडियल बीस्ट एंसेस्टर था उसने भी लगभग अपनी 1/10 बॉडी को खो दिया था। जो ब्लैक टाइड एंसेस्टर था उसने भी लगभग 1/10 के करीब अपनी बॉडी को खो दिया था। हालांकि इन तीनों एंसेस्टर्स की चड्डी गीली कर दी थी लू फेंग ने अपने एक ही अटैक के अंदर। भी वो लोग समझ चुके थे लू फेंग इस समुद्र की कोई नई मछली नहीं है जिसे वो हल्के में ले सके। काफी पहुंचा हुआ बंदा है। दूसरी तरफ जो लू फेंग की वो जो डिस्ट्रक्टिव पावर लू फेंग ने रिलीज की थी, लू फेंग के टॉर्नेडो के अंदर कुछ और एंसेस्टर्स जकड़े जाते हैं। 26 और एंसेस्टर जो कि काफी बुरी तरीके से हेविली इंजर्ड हो जाते हैं। इसी सेम पॉइंट के ऊपर जो लॉर्ड मिंग हुआ होता है वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता और वो काफी पावरफुल काउंटर अटैक्स कर देता है सामने वालों की तरफ। अपने मेन कॉम्पैक्ट अवतार को बर्न करता है। 26 डेजलिंग गोल्डन लाइटनिंग फायर करता है। इसके थ्रू वो जो हेविली इंजर्ड एंसेस्टर होता है और ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, मारे भी जाता है। एंसेस्टर होते ही एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जगह के ऊपर 5 एंसेस्टर मारे जाते हैं। जो बचे हुए 21 एंसेस्टर थे वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे। वो काफी पैनिक कर रहे थे। भी एक मिस्टीरियस फोर्स आती है, काफी शांति के साथ उन सभी के कॉप्स को कलेक्ट कर लेती है। स्पेस टाइम के थ्रू एक दूसरी जगह के ऊपर टेलीपोर्ट कर देती है। बचे हुए सर्वाइविंग एंसेस्टर थे वो काफी शॉक थे। भरोसा नहीं हो रहा था कि कुछ ही टाइम पहले उनके बीच में से 5 एंसेस्टर गायब हो गए। काफी पावरफुल थे। इवन थॉट वो मारे भी गए और गायब भी हो गए। जो बाकी के एंसेस्टर होते हैं वो कहते हैं लकी हम भी काफी क्लोज थे, हम भी मारे जाते। नॉर्मली जब 2 साइड से वॉर होती है स्ट्रेंथ के गैप्स के कारण कुछ लोग मारे जाते हैं। वो लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था। वो लोग एक अनकंट्रोलेबल एक्सप्लोजन के कारण मारे गए। तब होने के बाद जो एंसेस्टर होते हैं उनके दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका था। गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं मल्टीवेटर लॉर्ड्स तुम्हें मरना होगा। ये ज्यादा हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। जो ऑलरेडी 5 एंसेस्टर मारे जा चुके थे। 21 एंसेस्टर काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे। जो इंजर्ड एंसेस्टर थे उन्हें इन्फिनाइट एंसेस्टर ने वहां से हटा दिया था। कुल मिला के आगे की तरफ थे 70 ऑड एंसेस्टर्स, यानी कि पीछे वाले एंसेस्टर जो कि पूरी तरीके से तरोताजा थे। उनके अंदर काफी गुस्सा था। वो पूरी तरीके से फुल फ्लेजेड अटैक कर देते हैं। लेकिन वुलान एंड लू फेंग पूरी तरीके से पूरी की पूरी फॉर्मेशन को होल्ड करके रखे थे। कल्टीवेटर लॉर्ड बैटल फॉर्मेशन था वो पूरी तरीके से वीक हो चुका था। लू फेंग और वुलान इस वक्त उस फॉर्मेशन के अंदर थे ही नहीं। इन लोगों का ये जो फुल फ्लेजेड अटैक होता है, स्टारलाइट लॉर्ड अपनी स्पेस टाइम मेज टेक्निक के थ्रू दूसरे जगह पे रीडायरेक्ट करने की कोशिश करता है। तभी इन्फिनाइट स्नेक एंसेस्टर आ जाता है। जो फुल फॉर्मेशन स्पेस टाइम मेज होता है कंट्रोल कर लेता है वॉइड के थ्रू। टेम्पररी पूरी तरीके से सप्रेस कर देता है। दूसरी
तरफ जो वुलान था वो भी बीच में इंटरफेयर नहीं कर पा रहा था। जो उसके सामने थे इन्फरेंस फायर एंसिस्टर और साइलेंट एक्सटेंशन एंसिस्टर ने फिलहाल के लिए वुलान को रोक के रखा था। इसी के साथ जो 70+ एंसिस्टर थे काफी ज्यादा टेरिफाइंग फोर्स के साथ चार्ज अप हो जाता है। लॉर्ड नाइगू होता है वो तुरंत अपनी बॉडी को एक बड़ी सी कोलोसल एंटिटी के अंदर ट्रांसफर कर लेता है, मिंटू से ट्रांसफॉर्म कर लेता है कि इसकी बॉडी काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। रावण जैसे 9 बड़े बड़े सर थे, अपने इस पूरी बड़ी सी बॉडी के ऊपर अपने की तरफ से जितने भी अटैक्स आ रहे थे उन सारी अटैक्स को ले रहा था। ये इस वक्त ग्रुप के अंदर एक डिफेंसिव मैकेनिज्म की तरह काम कर रहा था। इनफैक्ट इसकी जो बॉडी थी वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज हो रही थी, वो इतनी ज्यादा तेजी से रिस्टोर भी हो रही थी। जो बंदा था इसने मल्टीपल एंसिस्टर ब्लड लाइन्स के अंदर मास्टरी करके रखी थी। लॉर्ड नाइगू होता है वो हंसते हुए कहता है कुछ टाइम और मेरे पूरी तरीके से चीतड़े उड़ जाएंगे। इवन आफ्टर काफी सारे मल्टीपल रिडक्शन एंड डिफेंसिव टेक्निक्स के बाद भी जो एंसिस्टर्स की पावर थी वो काफी ज्यादा थी। वो सारी की सारी पावर एक साथ लॉर्ड नाइगू नहीं झेल पा रहा था, उसको काफी ज्यादा बुरा वाला डैमेज पहुंच रहा था। सेम टाइम के ऊपर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो लू फैंग का ग्रेट डिस्ट्रक्शन स्टॉर्म होता है फाइनली पूरी तरीके से शांत हो चुका था। इंस्टेंटली वो जितने भी ओरिजिन थे जो कि चारों तरफ फैले हुए थे एक जगह के ऊपर इकट्ठा होने लग जाते हैं एंड वो फाइनली लू फैंग का शेप ले लेता है। लू फैंग होता है वो लॉर्ड नाइगू के साइड में जाके खड़ा हो जाता है एंड वो लॉर्ड नाइगू से कहता है लॉर्ड नाइगू अभी आप यहाँ से निकल सकते हो, कि मैं संभाल लूंगा। लॉर्ड नाइगू स्माइल करता है, काफी तक खुशी होती है लू फैंग को देख के। तो वो जानता था कि लू फैंग की फॉरबिडन टेक्निक की मदद से आराम से सभी कुछ आराम से स्टेबलाइज कर सकता है एंड सारे के सारे अटैक्स रेजिस्ट कर सकता है। इनफैक्ट गाइस इस वक्त जो लू फैंग है वो वीक स्टेट के अंदर आ चुका है। थोड़े टाइम पहले जो उसने अटैक यूज किया था की वजह से लू फैंग के बॉडी के अंदर बस 10% के करीब ही एनर्जी रिजर्व बचे हुए है। उसके बाद भी वो अपने कंपेनियंस को करने में लगा हुआ है। उसके बॉडी के अंदर के जो 1.8 बिलियन ओरिजिन है पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका है। स्टिल अभी भी वो काफी ज्यादा एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है। उनकी जो एनर्जी ऑब्जर्व करने की स्पीड है वो भी काफी ज्यादा स्लो हो चुकी है। स्टिल जो लू फैंग है वो छाती चौड़ी करके वापस से खड़ा हो चुका था डिफेंसिव फॉर्मेशन के अंदर। तभी जो बाकी के एंसिस्टर्स होते हैं जब वो लू फैंग को देखते तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। लू फैंग था लगा था ये अटैक करने के बाद वो पूरी तरीके से वीक स्टेट के अंदर चला जाएगा। जो लू फैंग है वो वापस से पूरी तरीके से रिफॉर्म हो चुका था। पहले की तरह वो पूरी तरीके से चकाचक लग रहा था एंड वो इवन बाकी के लॉर्ड्स को भी पूरी तरीके से रिकवर कर रहा था। चीज देख के उनको ऐसा लगता है लू फैंग से निपटने का इस वक्त कोई रास्ता है ही नहीं। पर लू फैंग ने वापस से अपना वो पहले वाला अटैक कर दिया। पहले 5 एंसिस्टर मारे गए थे, वापस से और एंसिस्टर्स मारे जाएंगे और ज्यादा एंसिस्टर इंजर्ड होंगे। बैटल को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नजर नहीं आ रहा था। जो कल्टीवेटर लॉर्ड साइड है वो काफी ज्यादा पावरफुल दिख रही थी इस वक्त। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग सीज फायर करेंगे कि जो बचे हुए एंसिस्टर्स थे पीछे वाले वो भी फट चुकी थी एंड वो पूरी तरीके से डिमोटिवेट हो चुके थे। लोगों को भी काफी ज्यादा बेकार लग रहा था इस वक्त लड़ना। छोटी मोटी डिग्निटी और अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। इसलिए जो लीडर एंसिस्टर्स होता है जैसे कि इन्फिनाइट स्नेक एंसिस्टर बाकी सब तुरंत ऑर्डर दे देते हैं सभी लोगों को पीछे हटने के लिए। वुलान को जिन 2 एंसिस्टर्स ने पकड़ के रखा था वो भी पीछे की तरफ आ जाता है एंड जो वुलान होता है वो भी पीछे की तरफ आके वापस से डिफेंसिव फॉर्मेशन के अंदर अपनी स्पेस को होल्ड कर लेता है। इस वक्त जो आटो के आटो लॉर्ड थे वो पूरी तरीके से सामने वाले एंसिस्टर्स के ऊपर नजर बनाए रखे थे। उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। जो सामने के एंसिस्टर थे वो रिट्रीट करने के बारे में सोच रहे थे। फाइनली जो इन्फिनाइट स्नेक एंसिस्टर होता है वो डिक्लेयर कर देता है फिलहाल के लिए जो बैटल है यहीं पे खत्म होता है। अगली बार जब उनका बैटल होगा तब देख लेंगे कि कौन कितना ज्यादा पावरफुल है। जो इन्फिनाइट स्नेक एंसिस्टर था वो समझ चुका था कल्टीवेटर्स का ग्रुप है वो काफी ज्यादा दिक्कत दे रहा है। काफी ज्यादा क्रिटिकल ट्रूथ के बारे में पता चला था जब से जो लू फैंग है वो इमर्ज हुआ है। जो ओरिजिनल प्लान था पूरी तरीके से कल्टीवेट टेरिटरी को खत्म करने का फेल हो चुका है एंड फ्यूचर के अंदर भी कोई होप नजर नहीं आ रही। भाई जब इन्फिनाइट स्नेक एंसिस्टर कहता है नेक्स्ट टाइम वो इनको देख लेंगे। जो युआन होता है वो भी आगे आते हुए कहता है हाँ नेक्स्ट टाइम पक्का डिसाइड होगा कि किसमें है कितना दम। युआन को भरोसा था मे भी हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर कोई और लॉर्ड भी आ जाए के कारण इन लोगों का जो कल्टीवेटर कैंप है वो और ज्यादा पावरफुल हो जाए। एंसिस्टर होता है वो स्पेस टाइम के थ्रू यहाँ से चला जाता है। मदर ऑफ स्पेस एंड टाइम को भी अपने साथ लेके जाता है। लॉर्ड होता है वो बस वही भी खड़े रहते हैं अपने अपोनेंट को यहाँ से जाते हुए देखते हैं। युआन होता है वो इन लोगों को जाते हुए देखते हुए कहता है बाकी के अपने कंपेनियंस को जो सीज फायर है ये टेम्पररी है। जो मोमेन होता है वो कहता है जो एंसिस्टर्स है इनकी जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है वो हमें आराम से सरपास कर देती है। डॉट उनका जो कोऑर्डिनेटेड असल्ट था जैसे तैसे करके इस बार इन लोगों को भगा दिया। अगली बारी के लिए हम लोगों को पूरी तरीके से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जो लू फैंग है वो भी अपनी फॉरबिडन टेक्निक को इस्तेमाल कर चुका है। उसके टेक्निक के बारे में ऑलरेडी उन लोगों को पता चल चुका है तो वो लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर आएंगे। फैंग भी स्माइल करता है एंड कहता है जब मैं बैटल एरिया के थ्रू डिवाइड हो गया मुझे एक्चुअल में एक अपॉर्चुनिटी मिली अपने ट्रू सेल्फ को दिखाने की। स्टारलाइट लॉर्ड होता है वो सिचुएशन को एनालाइज करता है और कहता है कि सोर्स वर्ल्ड ओरिजिन्स को ऑब्जर्व करना इस तरीके से मौत को इतना करीब से देखना भी हो सकता है कि वो जो एंसिस्टर्स है फ्यूचर के अंदर और ज्यादा इवॉल्व हो। बताते हैं कि वो जो एंसिस्टर है वो कभी भी इवॉल्व होना रुकेंगे नहीं। वो हाईएस्ट पावर्स को मास्टर करेंगे कंटिन्यूसली एडवांस करते रहेंगे तक उनकी जो पावरफुल एंटिटीज है वो इन्फिनाइट स्नेक एंसिस्टर्स जितनी पावरफुल नहीं हो जाती। वो एक अल्टीमेट अनडाइंग फोर्स ना क्रिएट कर ले। तभी जो मिंग वांग होता है वो कहता है बट जो एंसिस्टर्स है वो एडवांस कर जाए फ्यूचर के अंदर और ज्यादा पावरफुल हो जाए स्टिल वो हम कल्टीवेटर्स के सामने कुछ भी नहीं है। युआन कहता है चलो वापस से लौट जाते हैं इन एंसिस्टर्स के कॉर्प्सेस के ऊपर डीप स्टडी करते हैं।
मुलान भी कहता है एटलीस्ट हम कुछ टाइम के लिए अभी शांति से बैठ सकते हैं, भी 100 से भी ज्यादा एंसेस्टर्स को एक साथ रोकना, इससे हमारी स्ट्रेंथ प्रूव होती है। भाई जो लॉर्ड जिन होता है वो लू फेंग से कहता है, देखो ब्रदर लू फेंग, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था वॉर खत्म होगा आप मेरे साथ मिस्टीरियस लैंड को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पाओगे। तभी जो युआन होता है वो उनको उनकी प्रायोरिटी याद दिलाता है, क्योंकि जो कल्टिवेटेड टेरिटरी है के अंदर स्टिल काफी सारे जो वर्ल्ड्स है उनको ऑक्यूपाई कर दिया गया है बाकी कैंप्स के थ्रू, हमें उन्हें वापस से रिक्लेम करना है। भी यहाँ के अंदर मुंडी ला देता है और कहता है मुझे कोई जल्दी नहीं है। तभी जो लू फेंग होता है वो क्यूरियसली पूछता है, जिन आखिर तुम कहाँ जाने के बारे में सोच रहे हो। जिन होता है वो प्राउडली आंसर करता है, एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शन। कहता है कि वो उस जगह के ऊपर काफी बार गया है, उसे हमेशा से एक पावरफुल कंपेनियन की कमी होती रहती थी, वो अच्छे से उस जगह को एक्सप्लोर नहीं कर पाता। उसके बाद वो लू फेंग से कहता है कि मैं उस जगह की डिटेल इन्फॉर्मेशन तुम्हें भेज दूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को लैंड ऑफ ओरिजिन का काउंसिल हॉल देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर एक बहुत बड़ा सा इमेंस ब्लैक कलर का राउंड टेबल होता है, तो हॉल के सेंटर के अंदर रखा हुआ रहता है। पूरा का पूरा टेबल होता है वो डार्क रेलम क्रिस्टल के थ्रू बना हुआ था, जिससे थ्रू आप इसकी वैल्यू का अंदाजा लगा सकते हो। तो ये जो राउंड टेबल था इसके ऊपर पहले 7 ही कुर्सियां रहा करती थी, अभी फाइनली इसके ऊपर एक 8वीं चेयर भी ऐड हो चुकी है जो कि लू फेंग की है। इमीडिएटली सेंस करता है कि इस जगह की जो वास्ट स्पेस टाइम फॉर्मेशन है वो लगभग 3600 वर्ल्ड ग्रुप से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक तरीके का स्पेस टाइम नेट है, 3600 वर्ल्ड ग्रुप्स है पूरी के पूरे स्पेस टाइम नेट के अंदर इस वक्त इंटैक्ट है या फिर वो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। ये चीजें लू फेंग आराम से देख सकता था। जुआन होता है वो स्माइल करता है और स्माइल करते हुए प्राउडली कहता है, फाइनली इस काउंसिल हॉल के अंदर एक और एडिशनल सीट है। सीट को यहाँ पे आने में कितने सारे एजेस लग गए, फाइनली हम एक नए लॉर्ड को यहाँ पे वेलकम कर पा रहे हैं। भी कहता है लेकिन ये जो प्रोसेस है काफी ज्यादा स्लो है, कल्टिवेटर कैंप के अंदर कोई भी नया लॉर्ड बर्थ होना ये काफी ज्यादा स्लो प्रोसेस है। राइट भी कहता है किसी भी डाव को मास्टर करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, कंपेयर टू वो जो एंसेस्टर्स होता है वो जो कोई भी चीज करता है। सारे एंसेस्टर जो होता है वो ऐसे इमर्ज हो जाते हैं वॉर्स के टाइम, बट जो लॉर्ड होता है वो काफी ज्यादा रेयर होता है। उसके बाद इन लोगों के बीच में वॉर के स्पॉइल्स के बारे में डिस्कशन होता है। इन लोगों की बातों के अंदर हम लोगों को पता चलता है कि कुल मिला के 11 एंसेस्टर इस टाइम मारे गए हैं। ये डेफिनेटली बहुत बड़ा नंबर है, आज तक ये लोग बस 3 ही एंसेस्टर को मार पाए थे, मिनटू से 4। एक के बाद एक सभी लोग क्रेडिट एक दूसरे के ऊपर डाल रहे थे। सारा का सारा क्रेडिट जो होता है वो लू फेंग के ऊपर आता है। जो लू फेंग होता है वो भी रिस्पेक्टफुली सारा का सारा जो क्रेडिट होता है वो मिंग हुआंग के ऊपर फेंक देता है। हुआंग कहता है कि सारे एंसेस्टर ने मुझे पकड़ लिया था, मैंने तो बस उनके ऊपर एक फाइनल ब्लो किया। बाद जो युआन होता है वो सभी लोगों के बीच में वो जो जितने भी वॉर के स्पॉइल्स होते हैं उन्हें बांट देता है। लॉर्ड को लगभग 10th हिस्सा मिलेगा हर एक एंसेस्टर कॉर्प्स का। ये जितने भी रिमेनिंग कॉर्प्स है उन्हें लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर रखा जाएगा, एंटायर कल्टिवेटर कैंप के अंदर बाकी के कल्टिवेटर कैंप के लिए। लॉर्ड होता है वो काफी ज्यादा कैजुअली अपने अपने शेयर्स को सिलेक्ट कर लेता है, जिसके थ्रू उनका कॉन्फिडेंस एंड उनकी स्टेबिलिटी नजर आ रही थी। सभी लोगों के अंदर बस लॉर्ड नाइगू ही था, पर्टिकुलरली कुछ ही मटेरियल्स चाहिए थे कल्टीवेशन के लिए, ये कुछ सिलेक्टिव मटेरियल्स। बाकी सारे लोग डाव के ऊपर फोकस करते तो उनको इतनी कुछ ज्यादा जरूरत नहीं थी। अगर आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी तो जो एंसेस्टर्स होता है ट्रू बॉडीज के साथ वॉर्स के अंदर फाइट करता है, उनके जो अवतार होता है वो काफी ज्यादा वीक होता है इस लेवल के वॉर के अंदर। वही दूसरी तरफ जो लॉर्ड्स होता है वो अपने अवतार्स के साथ फाइट करते हैं, वो अपने ट्रू बॉडी को किसी भी वॉर के अंदर लेके जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। बात गाइस वापिस से सभी लोगों की जितनी भी टेरिटरीज होती है उसके वापिस से नए हिस्से बांटी होता है। लू फेंग के आने से पहले सभी लोगों को जो भी टेरिटरीज दी गई थी वापिस से रिफ्रेम किया जाता है, रीएडजस्ट किया जाता है। किसी भी लॉर्ड को इन सब चीजों से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था। एक बार कोई भी लॉर्ड बन जाता है तो उनके टेरिटरी के अंदर जितने भी हाई लेवल के प्रिमोडियल लॉर्ड्स होते हैं उनकी कमांड के अंदर रहता है। जो वर्ल्ड लेवल के प्रिमोडियल लाइफ फॉर्म्स होते हैं वो अपने अपने मास्टर्स को फॉलो करते हैं। हालांकि लू फेंग को 23 वर्ल्ड लेवल के प्रिमोडियल, लगभग 10 मिलियन हाई लेवल के प्रिमोडियल्स, 20 कैप्चर वर्ल्ड लेवल के प्रिमोडियल, कुछ 8 बिलियन हाई लेवल के प्रिमोडियल्स असाइन किए गए थे। जुआन होता है वो लू फेंग को बताता है कि सबसे पहले जो कमजोर लाइफ फॉर्म है उन्हें कॉम्प्रहेंड करना चाहिए। I-2 से उनके ऊपर तुम्हें ध्यान देना चाहिए, कॉम्प्रहेंड करने की बात नहीं कर रहा। मतलब वो जो वर्ल्ड लेवल की प्रिमोडियल है उन्हें उसे अपना डिसाइपल बनाना चाहिए, क्योंकि उनका जो पोटेंशियल है वो काफी अच्छा निकल के आ सकता है। फेंग भी स्लोली हा के अंदर मुंडी हिला देता है, कहता है कि वो फ्यूचर के अंदर उन सबको कल्टीवेट करेगा। इस वक्त जो लू फेंग था वो अपना ध्यान बांटना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है एक नया एरा स्टार्ट हुआ है कल्टीवेटर कैंप का। न्यूज होती है वो काफी तेजी से पूरे के पूरे लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर फैल जाती है। टियांग लैंग की एंड 2 कंपनीज, उन सभी लोगों को इन अनाउंसमेंट के बारे में पता चलता है। पता चलता है कि उनके कल्टीवेटर कैंप के अंदर एक नया लॉर्ड बर्थ किया है जो कि है लू फेंग। लू फेंग के बदौलती जो कल्टीवेटर्स है वो इस वॉर को जीत पाए। जो गुआंग जो होता है खुश हो जाता है, कहता है कि हम लोग काफी चिंतित थे वॉर के बारे में। इसने सोचा था कि एक नया लॉर्ड सीक्रेटली बॉर्न हो जाएगा। जो वॉर है वो ऑलरेडी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। फेंग टाउस्ट कहता है जल्दी से जल्दी स्काई मून सी की मेंशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। सारे लोग लू फेंग का वेट कर रहे थे। जो टियांग लैंग किया था काफी कंफ्यूज हो चुका था, समझ नहीं आ रहा था ऐसा कैसे हो गया, लेकिन अभी उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी इस भीड़ को फॉलो करने
के लिए, लू फैंग के चरणों के ऊपर गिरने के लिए। उसे समझ आ रहा था कि उसका ये जो ब्रेक थ्रू है अंदर उसे समन क्यों नहीं किया गया। इसके जगह पे ऑलरेडी लॉर्ड लू फैंग को समन कर लिया गया था। सारे के सारे जितने भी कल्टिवेटर्स है, मिनटू से लॉर्ड्स है, वो सारे के सारे काफी था बिजी थे वॉर के अंदर। इतने बड़े बड़े जब झंडे उखाड़े जा रहे हैं, जो छोटा मोटा वर्ल्ड लेवल का प्रीमिडल लेवल का ब्रेक थ्रू है, क्या ही सेलिब्रेट किया जाएगा। इन शिफ्ट होता है हम लोगों को काउंसिल लॉर्ड का सीन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे जो 8 लॉर्ड्स होता है कल्टिवेटर कैंप के बीच में डिबेट होता है कि किस तरीके से वो फ्यूचर कल्टिवेटर्स को ट्रेन करेंगे, जल्दी से जल्दी नया लॉर्ड पैदा हो सके। जो डिस्कशन का जो की पॉइंट्स होता है वो ये निकल के आता है। वुलान होता है वो कहता है सारे के सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज के प्राइसेस को और ज्यादा बढ़ा लेना चाहिए, जितने भी रिसोर्सेज वो लोग फ्री में दे रहे हैं और ज्यादा कम कर देना चाहिए। मना कर देता है। जिन कहता है कि अगर रिसोर्सेज की इतना कमी हो गई तो जो कल्टिवेटर्स है वो किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, कभी भी सोर्स वर्ल्ड ओरिजिन रूल्स को समझ ही नहीं पाएंगे। जो जुआन होता है वो कहता है लू फैंग का एग्जाम्पल लेना चाहिए। लू फैंग है वो सबसे ज्यादा बेकार प्रिमोडियल कॉस्मोस से आया है एंड उसका जो एक्सपीरियंस है वो ये चीज प्रूव करता है किसी भी कल्टिवेटर को जितना ज्यादा कम रिसोर्सेज मिलेंगे, ज्यादा उसका जो अच्छा सा अच्छा पोटेंशियल होगा वो बाहर स्क्वीज आउट होके आएगा। यहाँ के अंदर मुंडी हिला देता है। लू फैंग भी चाहता था कि जितने भी कल्टिवेटर्स है सारे के सारे गरीबी के अंदर अपने कल्टिवेशन मेथड्स को अपनाए, कि हमेशा बड़े बड़े महंगे महंगे रिसोर्सेज की तरफ ना भागे, कि वो छोटे से छोटे रिसोर्स का काफी अच्छी तरीके से यूज करें, के थ्रू वो अल्टीमेट रिलम तक पहुंच सकते हैं और अपने आप को फ्यूचर के अंदर और ज्यादा फर्दर ट्रेन कर सकते हैं। अलावा जो लू फैंग है उसने अपने पूरे के पूरे पाथ को डार्कनेस के अंदर एक्सप्लोर किया है, ना किसी इनहेरिटेंस के। जो भी इनहेरिटेंस लू फैंग छोड़ेगा वो सारे के सारे काफी हार्मफुल हो सकता है। जो लू फैंग की टैक्टिक्स है वो बस उसी के ऊपर काम करे कि कल्टिवेटर इसके लिए बेकार हो। एट द एंड सभी लोगों का यही डिसीजन आता है कि जितने भी सक्सेसर्स है उन सभी लोगों को काफी ज्यादा कम रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे एंड जब वो अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे उसी के बाद उनको और ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे। जो मोमेंट होता है वो कहता है टॉपिक को शिफ्ट करते हुए मिला के 8 लॉर्ड्स ही हमारे सोर्स वर्ल्ड से बाहर आ पाए। हमारे सोर्स वर्ल्ड को छोड़ के और भी काफी सारे कितने सारे सोर्स वर्ल्ड है, क्या उनके अंदर से कोई भी लॉर्ड इमर्ज नहीं हो सकता। जो युवान होता है वो एक्सप्लेन करते हुए कहता है सारे के सारे जो सोर्स वर्ल्ड होता है वो आपस में फंडामेंटली डिफरेंट होता है। जो हमारा सोर्स वर्ल्ड है वही बस किसी भी लॉर्ड को बर्थ कर सकता है। इसलिए कुल मिला के वो लोग बस इतना ही चाहते थे कि वो सामने वाला बंदा जो भी हो वो काफी ज्यादा मेहनती हो। इसके बाद धीरे धीरे करके उसको और फर्दर गाइडेंस मिलती रहेगी। इसके बाद गाइस हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इन लोगों के अंदर टेरिटरीज का बंटवारा होता है। रिलेशनशिप होता है, हम लोगों को सेलिब्रेशन देखने के लिए मिलता है। युआन होता है लू फैंग के लॉर्ड बनने की खुशी के अंदर बहुत बड़ा सेलिब्रेशन रखवाता है। जो लू फैंग होता है वो कहता है कि सेलिब्रेशन वगैरह तो बाद में होता रहेगा, सबसे पहले हमें हमारी 3600 वर्ल्ड ग्रुप्स को वापस से रिगेन करना है। के बाद वो जो लॉर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे हाथ के अंदर मुंडी हिला देता है। इमीडिएटली वो सारे के सारे नए प्लान्स को फॉर्म करने लग जाता है। इस तरीके से उनके जो खोई हुई टेरिटरी है वो उनको वापस से रिगेन करेंगे। शिफ्ट होता है हम लोग को लू फैंग देखने के लिए मिलता है स्काई मून सी केव मेंशन के अंदर। यहाँ पे काफी था बड़ा क्राउड लू फैंग का इंतजार कर रहा था। ये सारे के सारे लू फैंग के डार्क वर्ल्ड ग्रुप के लोग थे, लू फैंग को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आए थे। यहाँ पे हम लोग को टियांग लाइन के भी देखने के लिए मिलता है। कुछ वर्ल्ड ग्रुप के लोग आके बोलते हैं हमें डेफिनेटली 3 मेन इंस्पेक्टर्स में से एक की पोजीशन तो मिल ही जाएगी। वही जो जाव हुआ था थोड़ी सी जलन मच रही थी टियालंग के से। जो टियालंग की था उसने लास्ट टाइम लू फैंग की मीटिंग को अटेंड नहीं किया था, वो लू फैंग से मिलने के लिए आया था इस वक्त, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना ब्रेक थ्रू कर चुका है। लू फैंग इसको ज्यादा इज्जत देगा एज कम्पेयर टू जू हुआ। शिफ्ट होता है हम लोग को फाइनली लू फैंग की एंट्री देखने के लिए मिलती है। लू फैंग की जो प्रेजेंस थी वो इतनी ज्यादा ग्रैंड थी, उसने पूरी तरीके से सभी लोगों को हिला दिया था। एंड गाइस ये सारे के सारे लोग लू फैंग के लिए कीड़े मकोड़ों के समान थे। दूसरी तरफ इन लोगों ने भी फर्स्ट टाइम लू फैंग की ट्रू बॉडी को देखा था। लू फैंग की ट्रू बॉडी को देखने के बाद उन सभी लोगों को अपनी अपनी औकात पता चल चुकी थी। गाइस लू फैंग को फॉलो करने वाले उसके जितने भी सबऑर्डिनेट थे सारे के सारे लोग लू फैंग की स्पीड को देख के काफी ज्यादा आश्चर्यचकित थे, क्योंकि लू फैंग कुछ टाइम पहले यहाँ प्रीमोडियल कल्टिवेटर था एंड अभी वो लॉर्ड बन चुका है। उसके पास पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ के डाउज है। तो लू फैंग के अंडर के अंदर ये सारे के सारे लोग आ चुके थे। यहाँ की जो टेरिटरी थी वो लू फैंग के अंडर थी। तो जो लू फैंग होता है वो यहाँ पे गवर्न करने के लिए एक नया सिस्टम बनाता है। के अंदर कुल मिला के वो 4 डायरेक्शन कमांडर्स बनाता है, 19 गार्डियन जनरल्स जो कि छोटी छोटी टेरिटरीज को गार्ड करेंगे। साथ ही साथ 3 इंस्पेक्टर भी होता है, चैंगशी, साव हुआ एंड गुआंगजू होता है। लोगों को इसलिए चूज किया गया था क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा रिलायबल थे। लोगों ने टाइम टू टाइम अपनी पावर्स को प्रूव किया था। जैसे ये स्ट्रेंथ की बात नहीं थी गाइस, ये लोग लू फैंग को लेके भी काफी ज्यादा लॉयल थे। लू फैंग को भी पर्सनली ये लोग पसंद थे। जो टियांग लाइन की था लू फैंग से थोड़ा सा पहले ब्रेक थ्रू किया था वर्ल्ड लेवल के ऊपर। लू फैंग के होम टाउन से ही बिलोंग करता था। लू फैंग उसे रिजेक्ट कर देता है क्योंकि जो बंदा ये काफी ज्यादा एरोगेंट था। अगर लू फैंग इसे कोई पावरफुल पोजीशन देता है डेफिनेटली ये अपने से वीक लोगों के ऊपर ज्यादा दया नहीं करेगा और उनकी सेवा नहीं करेगा। दूसरी तरफ चैंग बस एक हाई लेवल का प्रीमोडियल एल्डर था, जिसे डार्क वर्ल्ड ग्रुप कंस्ट्रक्शन का पूरा काम दे दिया गया था। इसके साथ सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को वो सीन देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर जो लू फैंग था वो कल्टिवेटर कैंप्स को वापस से रिगेन करना चाहता था। ये लू फैंग के लॉर्ड बनने से पहले जितने भी टेरिटरीज को इन लोगों ने खोया था छोटी मोटी वापस से रिगेन करना चाहते थे। कल्टिवेटर कैंप ने अभी तक 93 टेरिटरीज को खोया था। 93 वर्ल्ड ग्रुप्स थे, अंदर जो 65 वर्ल्ड ग्रुप्स थे इन्हें प्रीमोडियल लाइफ कैंप ने छीना था। रिकवर करना फिर भी
थोड़ा बहुत आसान था, लेकिन जो बाकी के 28 है ब्लड क्रेन टेरिटरीज एंड ओमिनो फोर्सेस ने, यानी कि कुछ दूसरे स्पेशल फोर्सेज है, लू फेंग होता है वो चैंगशी एंड गुआंगजू तो के अवतार्स को वहाँ पे भेजता है कि वो लोग ब्लड क्रेन टेरिटरी से बात कर सके, उन लोगों से बातचीत करके ये लफड़ा सुलझा सके। अगर वो नहीं मानते तो इन लोगों को लू फेंग ने सीधा सीधा ऑर्डर दिया था कि ज्यादा वहाँ पे दिमाग का दही नहीं करना, उन लोगों ने सीधा सीधा वापिस आ जाना है। लू फेंग जानते थे कि ये लोग उन्हें मार देंगे, यही रीजन था लू फेंग ने इन लोगों के अवतार वहाँ पे भेजे थे। कुछ काफी ज्यादा लार्ज ग्रुप्स है, ये आइस पीक कैंप, गाइस आइस पीक कैंप काफी ज्यादा पावरफुल ग्रुप्स है, पूरे पूरे आठों के आठों लॉर्ड को एक साथ आना पड़ेगा, तब जाके वो आइस पीक कैंप के पास नेगोशिएशन के लिए जा सकता है। रिसेंट शिफ्ट होता है हम लोग को लैंड ऑफ ओरिजिन सोर्स वर्ल्ड देखने के लिए मिलता है। हम लोग को लू फेंग की वाइफ यानी कि जूजिन देखने के लिए मिलती है, जो कि लू फेंग से मिलने के लिए आती है। लू फेंग जूजिन को सब कुछ बताता है, उसने अपना खुद का एक नया रिलम ढूंढ लिया है, तो ब्रेड केज के बाहर लॉर्ड बन चुका है। उसका ये जो खुद का मास्टर सोर्स वर्ल्ड है, इसका वो मालिक है, वो उस सोर्स वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग मारे गए हैं सभी लोगों को वापिस से जिंदा कर सकता है। लू फेंग एक लिस्ट प्रिपेयर करने के बारे में सोचता है, वापिस से जिंदा करना है। अंदर काफी सारे लू फेंग के फैमिली मेंबर्स थे। एक लिस्ट तो होती है जो कि लू फेंग खुद बनाता है, बाकी की लिस्ट बनाने के लिए जो लू फेंग होता है वो अपने क्लोज वन लोगों को चूज करता है, जूजिन, लू पेंग, लू है को लू फेंग कुछ स्लॉट देता है। इसी तरीके से प्राइमल कॉ सिटी लीडर होंग थंडर लॉर्ड अपने कुछ और करीबी लोगों को भी लू फेंग स्लॉट देता है। कोई विश्वास नहीं होगा कि लू फेंग सिटिंग माउंटेन गेस्ट के पास भी जाता है। ऑफकोर्स लू फेंग के पास तो जाने वाला था, लेकिन आपको याद होगा जो हमारे मास्टर सिटिंग माउंटेन गेस्ट है अपनी फैमिली को बहुत पहले पूरी तरीके से खो चुका है। वन थॉट अभी उनका जो रिवेंज है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी इनकी जिंदगी कुछ ज्यादा खास नहीं चल रही, ये डिप्रेस से रहता है। लू फेंग को हमेशा से इनके लिए काफी ज्यादा बुरा लगता था, लेकिन वो इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। लू फेंग इनके लिए पास्ट लाइफ के अंदर काफी सारे गिफ्ट भी लाया था। सिटिंग माउंटेन गेस्ट ने उन सारे के सारे गिफ्ट को लेने से मना कर दिया, क्योंकि उनकी अभी कोई भी इच्छा नहीं है कल्टिवेशन करने की, वो बस अपनी बची कुछ जिंदगी को जैसे तैसे करके निकालना चाहता है। दूसरी तरफ जब जूजिन एंड मुरुशा को ये पता चलता है लू फेंग ऐसी भी कोई चीज कर सकता है, एक्चुअल में समझ नहीं आ रहा था कि लू फेंग कितना ही ज्यादा पावरफुल है। जिन तो गाइस थोड़ी सी वीक ही है। रही बात मुरुशा की, इवन मुरुशा गेस नहीं कर पा रहा था कि लू फेंग कितना ही ज्यादा पावरफुल है। तो वो एक अंदाजा लगा सकता था कि वो जो दो एशियन कंट्री के मास्टर्स है कि इस वक्त लू फेंग के सामने कोई भी औकात नहीं है, वो तो पहले ही नहीं थी। जो उनके रियल अवतार थे वो काफी ज्यादा पावरफुल थे, लू फेंग के उनके रियल अवतार के सामने कोई औकात नहीं थी। लेकिन अभी वो रियल अवतार लेके आए, भाड़े के लोगों को भी अपने साथ लेके आए, उनकी कोई भी औकात नहीं है लू फेंग के सामने। लेकिन जो मुरुशा है, अगर मुरुशा लू फेंग को उन दो एंसेस्टर से ज्यादा पावरफुल समझता भी है, मुरुशा को ये चीज सेंस नहीं बना रही थी कि लू फेंग के पास ऐसी पावर है कि वो मरे हुए लोगों को वापस से जिंदा कर सकता है। तो मतलब जो लू फेंग है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा ऊपर उठ चुका है, इतना ज्यादा ऊपर कि शायद से मुरुशा सोच भी नहीं सकता। इन जिन भी लोगों को लू फेंग जिंदा कर रहा है, लू फेंग इन लोगों को पूरी तरीके से अमरता का वरदान दे सकता है कि इटरनल लाइफ स्पैन। इन ऐसे करने से काफी ज्यादा डिसबैलेंस का कॉज हो सकता है। लू फेंग सोचता है कि इन लोगों के लिए वो टोटली एक दूसरा प्रिमोडियल कॉस्मोस बनाएगा, इसके अंदर जितने भी नए वापिस से रिजरेट वाले बींग्स है कि जिन्हें लू फेंग ने मरने के बाद वापिस से जिंदा किया है, लिए टोटली एक अलग प्लेनेट। लू फेंग हर एक इंसान को जिंदा करना चाहता था, भी लड़ते हुए मरा हो। लू फेंग की कुछ शर्तें होती जैसे कि वो लोग लॉयल होने चाहिए, इनोसेंट रहने चाहिए, उनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड और ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों को लू फेंग ने जिंदा किया है वो मर भी जाते हैं, उन्हें वापिस से एक और बार जिंदा किया जा सकता है, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थ्रेशोल्ड्स के साथ। थ्रेशोल्ड्स की जो जिम्मेदारी होती है वो लू फेंग, जूजिन एंड लू पेंग के ऊपर छोड़ देता है, एंड बाकी की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सारी की सारी मुरुशा तो ऑलरेडी संभाल ही रहा था। मुरुशा एक ऑलरेडी बहुत बड़ी सी लिस्ट बना चुका था जो कि थी रिजरेक्शन लिस्ट, के अंदर वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट बींग्स से लैंड ऑफ ओरिजिन के जिंदा रहना डिजर्व करते थे। ये लिस्ट भी इसलिए बनाई जा रही है कि किसी भी इंसान को जिंदा करना इतना भी ज्यादा हलवा नहीं होता। किसी भी पर्सन को जिंदा करने के लिए काफी ज्यादा वास्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज की नीड होती है, लेकिन वो रिसोर्सेज अभी लू फेंग के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर इन नॉर्मल लोगों के जान के साथ उन रिसोर्सेज की कीमत लगाई जाए तो इनकी कोई भी औकात नहीं है। अपनी बॉडी को शायद से 2-4 हजार बार भी बेचते फिर भी उतनी कीमत नहीं आएगी जितनी इन्हें एक बार जिंदा करने के लिए लगी है। इसके साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि जो लू फेंग होता है वो कुछ ऑर्डिनरी लोगों को भी वापिस से जिंदा करता है, कि जब वो इंसान था उसके बैटल स्क्वाड के अंदर उसके टीचर्स, उसके फ्रेंड, जितने भी लोग गोल्डन हॉर्न बीस्ट कैटास्ट्रॉफी के अंदर मारे गए थे, उन सभी लोगों को भी जिंदा करना चाहता था। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को माउंटेन सिटिंग गैस देखने के लिए मिलता है। लू फेंग अचानक से माउंटेन सिटिंग गैस को मिलता है। माउंटेन सिटिंग गैस काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो जानते थे कि उनका डिसाइपल ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है, इतना पावरफुल कि इवन वो गैस भी नहीं कर सकते। उन्हें ये अजीब लग रहा था कि अचानक से लू फेंग इस तरीके से उनसे मिलने के लिए क्यों आया है। जब लू फेंग उसे बताता है वो ऑलरेडी अभी इतना पावरफुल हो चुका है कि वो किसी को भी जिंदा कर सकता है, उसके लिए ये हलवा खाने जितना आसान है। चीज सुनने के बाद माउंटेन सिटिंग गेस्ट के आंखों के अंदर से आंसू नहीं रुक रहे थे। भरोसा नहीं हो रहा था कि उनका डिसाइपल सही में इतना पावरफुल हो सकता है।
फैंग अपने टीचर को एक लिस्ट देता है, इसके अंदर वो अपने टीचर को लगभग 10,000 स्लॉट्स देता है। इन 10,000 स्लॉट्स के अंदर वो अपने ओल्ड फ्रेंड्स, मेंटर, डिसाइपल, अपनी वाइफ, किसी को भी जिंदा कर सकता था। प्रिविलेज मिलने के बाद जो माउंटेन सिटिंग गेस्ट होता है, उनके आंसू रुकने से रुक नहीं रहे थे। लू फैंग ने उनका रिवेंज लिया, तभी उनकी जिंदगी को वापस से पूरी तरीके से खुशियों से भर दिया। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को कुछ टेरिटरी वाला बकचोदी देखने के लिए मिलता है। अंदर आप लोगों को याद होगा कि लू फैंग ने गुआंग यू और चिंगशी दोनों को बात करने के लिए भेजा था। गुआंग यू होता है जब वो अमीनो टेरिटरीज वाले लोगों से बात करता है, लोग मान जाते हैं विड्रॉ करने के लिए शांति के साथ। लेकिन जब जो चेंशी होता है वो ब्लड क्रेन टेरिटरी के अंदर जाता है, उनका वो जो लीडर होता है वो लू फैंग की काफी ज्यादा हिगड़ी निकाल देता है। कुल मिला के काफी ज्यादा बेइज्जती मारता है। बेइज्जती मारने के बाद इवन वो चेंगशी के अवतार को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। जो शैंकी था ज्यादा ही लू फैंग की चाट रहा था कि तूने हमारे लीडर को ऐसे बोलने की कोशिश कैसे की, वैसे ऐसे पागल है ये, इतनी बकचोदी करेगा तो पेला ही जाएगा। इसलिए जो ब्लड क्रेन टेरिटरी का लीडर होता है वो इसे मार देता है। साथ ही साथ वो ये भी अनाउंस कर देता है वो शांति के साथ तो उन लैंड्स को पीसफुली नहीं देने वाला, चाहे फ्यूचर के अंदर कितनी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए। गाइस जो चेंगशी मरा भी था वो भी उसका बस एक अवतार था, उसकी रियल बॉडी अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा होगी। सो गाइस यही पे ये चैप्टर खत्म होता है। होप करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। इसके बाद आने वाला जो चैप्टर होगा वो स्वॉलो स्टार का लास्ट एपिसोड होगा। उसके बाद ये जो नोवेल है ये फिनिश हो जाएगी। एंड ये चैप्टर शायद से बहुत दिनों पहले ही यूट्यूब पे डल जाना चाहिए था, क्योंकि गाइस ये बहुत दिनों पहले ही बन चुका है ऑलरेडी चैप्टर। इस चैप्टर को रिकॉर्ड किए हुए मेरे को ऑलरेडी 4-5 दिन हो चुके हैं। मैंने सोचा था कि 2-4 चैप्टर और ऐड करके फिर अपलोड कर दूंगा। फिर ऐसा इशू होने लग गया कि मेरे घर पे वापस से लाइट फ्लक्चुएशन का इशू हुआ। सारा का सारा जितना भी काम था वो सारा का सारा पीसी के अंदर ही अटक गया। मैं एक्सपोर्ट कर पा रहा था, ना मैं पीसी को चला पा रहा था, ना मैं रिकॉर्ड कर पा रहा था। अभी भी मुझे ये सारा का सारा काम रात के 2 से 3 बजे करना पड़ रहा है, क्योंकि इसी टाइम में मेरे एरिया के अंदर थोड़ा बहुत स्टेबल कनेक्शन होता है। इस वक्त मेरे थोड़े बहुत एग्जाम भी चल रहे हैं, तो भाई दिक्कत ही दिक्कत है रात में जागने में भी, क्योंकि सुबह सुबह 7 बजे निकलना पड़ता है कॉलेज के लिए। चलो कोई बात नहीं, मैं ज्यादा बकचोदी नहीं पेलूंगा। जल्दी नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, एंड वो स्वॉलो स्टार सीरीज का लास्ट पार्ट होगा। मैं जल्दी से जल्दी उसे अपलोड कर दूंगा। वैसे भी कल संडे तो शायद से मुझे थोड़ा बहुत टाइम तो मिल ही जाएगा वीडियो बनाने के लिए। इतना भी बनेगा मैं बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।